जिनके भी कोई प्रश्न हो या जिनको भी अनुभव शेयर करना है तो वो अपना हैंड रेज कर दें ताकि उन्हें अनम्यूट किया जा सके। कोई प्रश्न हो तो अपने चैट में पोस्ट कर सकते हैं। अनुभव शेयरिंग के लिए जरूर आए। कोई भी अपना अनुभव जरूर बताएं। इसमें हाँ सुरेंद्र भैया आप अगर आ सकते हैं तो आप ही प्रारंभ कीजिए आज के अनुभव शेयरिंग से कि पंचकोशी, क्योंकि आपका रिसर्च का टॉपिक है पंचकोशी साधना, तो आपने बड़ी गहनता से इस पे रिसर्च भी किया होगा। तो इसलिए आप बताएं कि आपने जो है इस रिसर्च में आपको क्या लाभ मिला और आगे आपका शोध का विषय इसमें जो है किस तरीके से आप शोध पर विचार कर रहे हैं कि किस प्रकार से आप इस पर शोध करेंगे आगे। जी, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ सुरेंद्र भैया। सभी लोग इसमें अपनी अपनी स्वेच्छा से जो है इसमें अनुभव शेयरिंग के लिए आए। जरूरी नहीं है कि हमारा अनुभव जो है क्या रहा कैसे रहा, लेकिन जितना भी प्रगति हुई, प्रगति नहीं भी हुई फिर भी जो है इसमें जरूर बताएं। जी प्रणाम भैया, प्रणाम बाबूजी, सभी साधकों को प्रणाम। जी भैया। ये एक बहुत ही सौभाग्य की बात है कि पंचकोशी साधना सतत चल रही है और सतत आप सबका मार्गदर्शन मिल रहा है। अनुभव शेयरिंग के क्रम में एक जो महत्वपूर्ण बात है वो आप सबसे साझा करना चाहूंगा। जो विज्ञान में कोश की जो उपलब्धि होती है, इसको दूरदृष्टिकोण कहा जा सकता है या फिर डिसीजन मेकिंग पावर कहा जा सकता है, या फिर तुरंत फुरत किसी भी चीज को समझना, उसकी गहराई में जाना और उसको इलोबोरेट करना। तो स्टार्टिंग के जो पंचकोशी साधना के जो अनुभव थे उसमें तो स्वास्थ्य लाभ मिला था, जिसमें पाचन संबंधी चीजें हो गई, नींद का कम होना हो गया और चिंतन का ऊर्ध्वगामी होना, ये सारी चीजें लाभ मिले थी। अब जो कि लंबे समय से अभी मनोमय कोश के बाद विज्ञान में कोश की साधना में आया, तो चीजों को बारीकियों से समझने का जो मादा है, या फिर कोई भी समस्या आई और समस्या को गहराई से समझने का जो मादा है, तो बाय द वे छोटी छोटी चीजें मतलब दिनचर्या में जो भी चीजें हो रही है, तो उसको समझना और वो जो समझने के बाद जो डिसीजन लेना कि हाँ ये कार्यक्रम इस समय होना है तो उसके आउटपुट ये आ सकते हैं। तो जो एक इंसाइट होता है अंदर का कि हाँ भविष्य में इस तरह की परिस्थितियां बनेंगी और उसका सबसे जो सार्थक परिणाम होगा वो ये हो सकता है। मुझे लगता है वो चीज धीरे धीरे अभी विकसित हो रही है। और इसके साथ ही साथ जो आनंद में, जैसे बाबूजी ने जो बताया था कि विज्ञान में प्रवेश कोर्स में प्रवेश करते ही आनंद की अनुभूति होने लगेगी, तो लगभग नवरात्रि में भी अभी अप्रैल में बाबूजी ने साधना कराई। उस समय तो सुबह और शाम की क्लासेस होती थी लगातार, और उसके बाद अभी लगातार जुड़े हैं इस क्रम में। तो विज्ञान में कोर्स के प्रवेश के साथ ही बाबूजी ने जो बात की थी वो आज अनुभव होती है कि हर परिस्थिति में मस्त रहना, हर परिस्थिति में मस्त रहना और फिर तो आनंद ही आनंद है। तो इस चीजों को अनुभव कर रहा हूँ। दिन भर की मेरी दिनचर्या जो भी रहती है, लेकिन उसमें तनिक भी ऐसा नहीं होता कि नकारात्मक चिंतन आते होंगे। थोड़े समय के लिए आता होगा, लेकिन फिर भी मस्त रहना, अपने आप में मस्त रहना, उस चीजों को एंजॉय करना। अभी हाल ही में एक छोटा सा अनुभव आपसे शेयर करूंगा, फिर मजा आ जाएगा उस अनुभव से। परीक्षा थी अभी, परीक्षा का लेवल थोड़ा टफ था, लेकिन परीक्षा दिलाए। उसके बावजूद थोड़ा सा ऐसा था कि जिस एक्सपेक्टेशन थी कि बहुत शानदार तरीके से परीक्षा बनेगा, नहीं बन पाया। मन ने कहा अरे कोई बात नहीं, मस्त है, दोबारा एग्जाम देंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो पॉजिटिविटी का जो लेवल है जीवन में, ये तगड़े तरीके से बदला है। और पॉजिटिविटी के साथ में जो दूरदृष्टिकोण है, अब सपोज दैट परीक्षा से याद आया कि भाई 8 महीना इस चीज को मैं और पढ़ूंगा तो मेरे रिसर्च में मेरी पकड़ जो है मजबूत हो जाएगी। तो अपने आप जो है विचारों में सृजनात्मकता का विकास हो रहा है। इसके साथ ही साथ 4 महीना को जो अनुभव है, जो जब से विज्ञान में प्रवेश किए हैं, तो चिंतन की बारीकियां जो है, उसके बाद किसी भी चीज को समझना, उन चीजों का विकास हुआ है। और एक और जो महत्वपूर्ण बात है कि आनंद का अनुभव होना। तो पहले क्या है, सारी परिस्थितियों में एडजस्ट नहीं कर पाते थे, अब तो हर चीज में एडजस्ट चीज होता है कि हर चीज में आनंद।
पेड़ पौधों को भी देखता हूँ तो कोशिश करता हूँ कि भाई इसमें भी आनंद लूं, इससे जुड़ जाऊं, या किसी व्यक्ति को देखूं तो उससे भी आनंद ले लूं। तो जो आनंद की खोज वाली जो एक कॉन्सेप्ट है आनंद में खोज की कि हर जगह ब्रह्म को देखो, विकार में भी ब्रह्म देखो, जो बाबूजी ने बात कही। तो जब अब घृणा नहीं होती किसी चीज से, गंदगी भी अरे आहा साफ करो मस्त, तो एकदम पोछा लगाना, झाड़ू लगाना, उसमें भी अब आनंद आने लगा है। तो छोटी छोटी चीजों में आनंद आने लगा है, और बस वो शब्दों में बांधा नहीं जा सकता उस आनंद को, लेकिन अनुभव किया जा सकता है। तो अनुभव भी है, ये मेरे कुछ छोटे छोटे बट महत्वपूर्ण अनुभव थे जो आप सबसे साझा किए। और पीएचडी का जैसे आपने कहा था कि किसमें किस तरह के शोध होने हैं, तो बायो साइको सोशियो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से एक होता है। तो बायो सीधा जुड़ा है हमारे अन्नमय कोश से, साइको जुड़ा है मनोमय कोश से, सोशियो और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट, सोशियो और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट। तो सोशियो एस्पेक्ट्स में हमारा फिर मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश की कुछ चीजें शामिल हो जाती है, और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स में फिर आनंदमय कोश की चीजें। तो जो भी साइंटिस्ट हैं वो पंच कोश को इस परिप्रेक्ष्य में समझते हैं कि बायो साइको सोशियो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स। तो इसमें धीरे धीरे अभी सिनोप्सिस मेरा पीएचडी का तैयार हो गया है, और इसमें कोशिश करूंगा कि जिस समय पंचकोश की साधना के वांग्मय लिखे गए थे उस समय के जो अपडेटेड गुरुजी ने रेफरेंसेस दिए हैं, उसमें केवल मैंने पाया कि मनोमय कोश तक के रेफरेंसेस ज्यादा दिए हैं गुरुदेव ने इसमें वांग्मय में। मेरा प्रयास है कि अब तक जो 2020 तक के जो पंचकोश से रिलेटेड जितने भी चीज शोध हुई हैं, जिन जिन साइंटिस्ट ने इनमें अपना भूमिका निभाई है, तो उसमें धीरे धीरे उन चीजों को इंक्लूड करने का प्रयास करूंगा। और एम्स से हमारे एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर मृत्युंजय राठौर सर, तो वो भी लंबे समय से इन चीजों पे रिसर्च कर रहे हैं, और वो बताते हैं कि ध्यान होता है तो कौन से हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, वो बॉडी में कैसे काम करता है। तो एम्स के डॉक्टर हैं मृत्युंजय राठौर सर, रायपुर छत्तीसगढ़ के, तो उनका भी साइंटिफिक चीजों को एक्सप्लेन करने में मदद मिल रहा है। तो इस तरह से अमन भैया बाबूजी के आशीर्वाद से, पूज्य गुरुदेव के संरक्षण में ये मेरा शोध का कार्य बढ़िया से चल रहा है, और साधना में भी आनंद आने लगा है। तो ये कुछ अनुभव थे भैया। जी अमन भैया। जी जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। जी प्रणाम निश्चित ही भैया। जो है आपका शोध हम सभी के लिए उपयोगी होगा, क्योंकि कोई चीज होती है कि शोध के स्तर पे की जाती है, तो उसमें फिर दूसरों के लिए भी मार्गदर्शन पथ रहता है। पीएचडी शोध रिसर्च होती है, तो फिर उसके आगे जो है औरों को भी इसका मार्गदर्शन मिलता रहता है। तो ये निश्चित ही एक बहुत बड़ी बात है, आपके शोध से हम सभी लोग लाभान्वित होंगे। और दूसरी बात इसमें ये मेंशन करना चाहते हैं कि ये पहले भी एक बार इसमें मेंशन किया था इस बात को। हाँ, पहले भी एक बार इसको मेंशन किया था इस बात को कि जो अभी ये 5 साल का कोर्स चल रहा है, तो भले ही इसमें इस कोर्स को जो है बाबूजी ने इसमें डिजाइन किया, लेकिन पूरी की पूरी प्रेरणा जो है इसमें गुरुदेव की रही। तो इसमें जो है पूरी की पूरी प्रेरणा जो है गुरुदेव की ही है। और जो वातावरण, देखिए कोर्स तो डिजाइन कर सकता है कोई भी व्यक्ति, लेकिन वातावरण कौन बनाएगा? वातावरण जो है जो गुरुदेव ने इस समय बनाया, किस समय में कौन से कोष में कौन सी आवश्यकता है, तो वो जो है आवश्यकता की पूर्ति उस वातावरण के माध्यम से बनाई जा सकती है, और वातावरण तो केवल गुरुदेव ही निर्मित कर सकते हैं। तो इसमें जो है स्व अनुभव ये रहा कि इसमें वातावरण उस तरह का मिलता गया। जब अन्नमय कोश की बात थी तो वैसा वातावरण मिला, प्राणमय कोश की बात थी तो वैसा वातावरण मिला, और मनोमय कोश की बात थी और विज्ञानमय कोश की, तो वैसा ही वातावरण भी निर्मित कर दिया गया। तो निश्चित ही इसमें जो 5 साल में जिन लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया, तो उनको जो है उस वातावरण का भी बहुत महत्व मिला होगा। उनको जो है उसका जो गुरुदेव की प्रेरणा जो सूक्ष्म रूप में ये घूम रही है, इसका बहुत अधिक महत्व इसमें जो बहुत अधिक इसमें लाभ मिला होगा। जी जी बाबूजी। हाँ हाँ जी, धन्यवाद अमन जी, और सुरेंद्र जी को भी नमन है। देखिए देखिए हम सब लोग भारतीय हैं, और भारतीय होना बहुत ही सौभाग्य की बात होती है, गर्व की बात। और हम सभी
नाम पर चलता है। तो भारत ऋषियों का देश रहा है, हमारे सारे पूर्वज लोग ऋषि थे, तो किसी न किसी फैकल्टी पर उनकी गहरी पकड़ रहती थी। तो इस तरीके से जो कम से कम मान लें कि हम लोग जिस अपने गोत्र से जुड़े हैं, तो ये भी पता लगा सकते हैं कि वो ऋषि कौन से विषय में अपनी पकड़ रखे थे और इंस्टीट्यूशन चलाते थे, या उस ज्ञान विज्ञान से पूरे धरती को लाभान्वित करते थे। तो ऋषियों में और साइंटिस्टों में थोड़ा अंतर होता है। साइंटिस्ट जो होते हैं केवल वो मैटर से जुड़े हुए रिसर्चेज कर पाते हैं, पदार्थ जगत का, और जो ऋषि होते हैं वो आत्म भौतिकी को लेकर के चलते हैं। मोटो लेकर के चलते थे। उन्हीं ऋषि परंपरा के पुनर्जीवन को पूज्य गुरुदेव ने उठाया है। तो हम लोग अपने अपने क्षेत्र में रहते हुए, अब ये भी एक बात है, हमने कोई योग्यता इसमें नहीं रखी। गुरु से ही प्रेरणा मिली कि अब तुमको, अब कबीरदास तो कोई पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन विश्व को पढ़ाया। तो कॉन्शसनेस है हर व्यक्ति के भीतर में। खोमचा बेचने वाले या ग्रास रूट के लेबर हैं, मजदूर या कुली, रिक्शामान या 4th ग्रेड के जितने भी होते हैं एम्प्लॉय, श्रमिक वर्ग सब आएंगे। उससे थोड़ा और बेटर हो जाता है तो आदमी जॉब वाले सब आते हैं, सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी में करने वाले। उसमें ये बात मिल रही है कि उसमें किसी न किसी के बंधन में काम करना पड़ता है, इसलिए उसको तीज चाकरी कहा था यहाँ के ऋषि ने पहले। उत्तम खेती मध्यम वर्ण, तीज चाकरी भीख निदान। तो कहीं न कहीं पर वो पशुवत बंधा रहता है और अपना मेंटल का फ्रीडम नहीं पाता। तो भारतीय ऋषि लोग किसी को अपने अंकुश में नहीं रखते थे। तो ये इस प्रशिक्षण का और एक इंस्टीट्यूशंस की खूबी मिलेगी इसमें कि होल लाइफ के लिए किसी को बंधा नहीं है। एक सब्जेक्ट है प्रशिक्षण के अंदर है, और वैसे सब्जेक्ट रखे गए जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो, हर आदमी की जरूरत हो। बच्चों को भी स्वास्थ्य चाहिए, मेंटल डेवलपमेंट चाहिए, उसका भी इमोशनल ग्रोथ होना चाहिए, साथ ही साथ उसका लाइफ में आनंद आना चाहिए। तो ये ऐसे कॉमन फैक्टर हैं जो कि ह्यूमन बींग से जुड़े हुए, तो हर व्यक्ति की जरूरत। और वह इफिशियंसी बढ़ जाएगी तो जो जहाँ है वहाँ उस फील्ड में सूरज की तरह चमके। तो ऋषि लोग अपना अपना गुरुकुल सभी चलाते थे, और गुरुकुलों में होल लाइफ के लिए नहीं बांध के रखते थे कि अब हमसे ऋषि से बन गए तो जीवन भर के लिए गुलामी करते रहे। जो जैसे उनका सिलेबस पूरा होता था, अब जैसे कि वशिष्ठ ने राम जी और सारे लोगों को उन्होंने, और भी जो गुरुकुल में छात्र थे, तो एक कॉन्वोकेशन लास्ट में होता है, तो उसमें भी आए तो उन्होंने अंत में कहना पड़ता था कि हे राम, तुमको मैं गुरु के ऋण से मुक्त करता। तो इसी को जय कृष्णमूर्ति ने पूरे विश्व के सामने रखा कि हम अध्यात्म को हमने मार दिया है संस्थाएं बना करके, और उसको होल लाइफ के लिए बंद के रख लेते हैं। आया, पढ़ा गया, ज्ञानार्थ था, ये स्वार्थ जाइए। तो ये क्रम फिर जहाँ चल पड़ा है वहां पर लावड़ा सूफी लोग ने, उन्होंने कहीं नहीं किया। तो ये क्रम में है, तो हम लोग बिल्कुल फ्री हैं और फ्री माइंड से शोध कार्य करें और अपने अपने क्षेत्र में सूर्य की तरह हम चमके, चाहे कहीं भी हो किसी। इसलिए फैक्टर की कोई इसमें ये नहीं है, और ना योग्यता की इसमें कोई जरूरत है। हर व्यक्ति के कॉन्शसनेस को ऊपर उठाया जा सकता है। जानवरों की कॉन्शसनेस जो हम पालतू रखते हैं, पेट्स बनाकर, गाय हो, बकरियां हो, या ऊन प्रोडक्शन देने वाले भेड़े पाल रखे हों, या और भी जाकर कुक्कुट वगैरह जो पाल के रखते हैं, पिगरी का कोई खोल लेते हैं, या अपने घरों में जो कुत्ते रखे जाते हैं, बिल्लियां रखते हैं लोग, खरगोश भी कुछ पाल रखे हैं। तो इनके साथ हमारा इमोशनल रिलेशन कैसा है? रात दिन हमको मिट्टी में काम करना है, तो मिट्टी से हम काम करते समय क्या सोच रहे होते हैं? तो अपने अपने कार्य क्षेत्र को नहीं बदलना है, क्योंकि वो अपने स्वभाव में है। अपने स्वभाव में मरना और जीना बेहतर है दूसरों की नकल करने से।
वो नेचर को लेकर कहा गया है। नेचर हर व्यक्ति का वो स्वधर्म होता है कि वो उसका अपनी अपनी खूबी क्या है और वो विश्वास करे कि विश्व में सिर्फ ये खूबी सिर्फ उसके पास है। तो उसमें संस्थाएं क्या हेल्प कर सकती है, धरती के गुरु लोग क्या हेल्प कर सकते हैं उसको उसके ढंग से विकसित होने के लिए, और उसका गुड यूज करके एक महामानव बन जाए, धरती का एक शानदार प्रकाशक बन जाए। ये हमारी ऋषियों की सोच रही है। तो हर फैकल्टी, हर योग्यता और हर प्रवृत्ति के क्वालिफिकेशंस की जरूरत पड़ती है, अनपढ़ की भी जरूरत है। तो जिस दिन हम लोगों के अपने कॉन्शियसनेस में यह बात आ गई कि जो सामने वाला व्यक्ति है एज इट इज एक्सेप्ट करें, बस जैसा है उसी अहंकारी है तो अहंकार को हम एक्सेप्ट करें उसका, और ये कहते न चले कि ये आपका अहंकार बोल रहा है, वो बोल रहा है, एज इट इज, बस वो जैसा है उसको हम एक्सेप्ट कर लें। वो ज्ञानी है तो ज्ञान के रूप में, अपने को धनी मानता है तो उसको उसी रूप में हम एक्सेप्ट करें। उस हालत में जब आत्मीयता के लिए कोई रुकावट नहीं आएगी और लगेगा कि उसका सारा विश्व अपना है और उसी की योग्यता उसकी है। तोड़ फोड़ वाले जो रुचि रखते हैं उनको डिस्ट्रक्शन में, तो केवल उनको लगा दिया जहां पर बिल्डिंग को ढाहना है तो तोड़ फोड़ की गुंजाइश हो गई और उसमें ईश्वरीय चेतना का भी लाभ मिल गया। तो हर शक्ति की यहाँ पर जरूरत है। शक्ति साधना हम सारे भारतीय हैं, साथ हैं, उनका हम गुड यूज कर सकते हैं। जी धन्यवाद अनुभव शेयर करने के लिए। अपने हैंड रेज करें और न केवल अनुभव शेयर करें, प्रॉब्लम कहाँ आती, ये भी इसलिए आज की कक्षा होती है कि इस शंका का समाधान किया जाए। तो आगे बढ़ने में कॉन्शसनेस को कौन से लेयर में कहाँ रुकावट आ रही है आगे बढ़ने में, तो उसको भी यहाँ रख सकते हैं और हम लोग उस पर पॉजिटिव चर्चा करेंगे। जी धन्यवाद। जी, तो अभी जिनका भी कोई प्रश्न हो, ये बहुत अच्छा हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली है, ये बहुत अच्छा हमें चांस मिला है प्रश्न पूछने के लिए। तो किन्हीं के कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछें, हैंड रेज कर दें अपना, क्योंकि बाकी कक्षाओं में जो है समय की पाबंदी रहती है, समय का लिमिटेशन रहता है। जो टीचर्स ग्रुप में भी अपना अनुभव बताएंगे यदि कोई ना हो तो, ये जैसे विष्णु आनंद जी हों, रीता जी हों, गोकुल जी हों, सुभाष चंद्र सिंह जी हो, जो क्लासेस ले चुके हैं, वे लोग कुछ अपने संबंधित सब्जेक्ट से जो बात कहना चाहेंगे सब्सट्रैक्ट के रूप में कर सकते हैं। और जिनको जहाँ पर पहुंचे हैं, कुछ लोग तुरंत एडमिशन ले लेते हैं और वो पहले से काफी योग्य रहे होते हैं, तो उनको पीछे से कवर करने में दिक्कत नहीं आएगी जो बाकी क्वेश्चन है। लेकिन 5 साल तक अपने आप को मैच्योरिटी बनानी है, हवा में रखना ही रखना है। जो जहां में पहुंचे हैं उसमें उसके आगे की जर्नी में अपना लगा दें और पिछला को रिकैप करके देख लें। तो एक उसमें क्योंकि एक संस्कार पर रखा है ये, और अवचेतन मन को ने बहुत समय लेता है उसको दृढ़ भूमि बनाने में। जी धन्यवाद, आगे बढ़िए अमन जी। जी, तो इसमें हैंड रेज जरूर करें। हाँ, हैंड रेज है, तो आदित्य चंद्र जी को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। हाँ भैया, स्क्रीन पे आ जाएं और मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। जी भैया, आप स्क्रीन पे आ सकते तो आ जाइए। स्क्रीन पे आ सकते हैं लेकिन मैं कहीं बाहर हूँ। ठीक है भैया, ठीक है, तो आप कर सकते हैं। बाबूजी प्रणाम। मेरा 2 प्रश्न है कि पहला तो ये कैसे मालूम चलेगा कि हम अपनी योग्यता से किस कोर्स में है, क्योंकि दूसरा मेरा प्रश्न है कि आपने अभी बोला कि अब जिस गोत्र से हैं उसके कॉन्शियसनेस, उस ऋषि के कॉन्शियसनेस तक आप पहुंच सकते हैं, तो कैसे पहुंच सकते हैं? हेलो। हाँ जी, देखिए हम खोल रहे हैं उसको यूट्यूब को, ये जी देखिए 2 प्रश्न हैं। तो एक तो ये है कि हम कौन से कोर्स में हैं और क्या हमारी प्रगति है, संतुष्ट हुआ जा सकता है कि नहीं। तो ये 5 कोर्स आपस में को रिलेटेड हैं और स्वतंत्र सत्ता भी बनाए रखते हैं। तो प्रतिदिन हमको होल लाइफ बॉडी को स्वस्थ रखना ही रखना है। तो अभी ये देख लिया जाए कि अब हमारे शरीर स्वास्थ्य में कोई वैसा नहीं रोग दुख दिख रहा है जो कि हमारे स्फूर्ति में बाधक बन रहा हो और ड्यूटीफुलनेस में रुकावट आ रही। यदि आ रही है तो उस पर हम थोड़ा सा अधिक ध्यान दे लें, उसको हम ये नजरअंदाज न करें। तो प्रतिदिन अपने स्वास्थ्य संबंधी कुछ ना कुछ टाइम देना है।
तो टाइम क्या देना है, खाना खाना ही है, तो खाते समय भी देख लिया जाए कि हम अपने बॉडी को सुटेबल चीज ले रहे हैं कि नहीं है। ये तो जीवन भर चलेगा। कोई वैसा चीज तो नहीं खा रहे हैं जो बाद में हमको प्रॉब्लम कर सकता है, या शरीर में जितने जॉइंट्स हैं या हार्मोनल सिस्टम है, तो थोड़ा सा 5 मिनट कुछ लुब्रिकेशन कर लिया कि नहीं अपने आप को, तो योगा फैकल्टी तो जीवन भर चलता है। और रह गया कि उमंग है, ऊर्जा है, एनर्जी लेवल बनी रहे, इस ये भी तो जब तक अंतिम समय तक का किया है। श्री अरविंदो ने अंतिम समय तक काम किया है, पूज्य गुरुदेव ने अंतिम समय तक काम किया है, गांधी जी ने अंतिम समय तक काम किया, विनोबा भावे ने अंतिम समय तक। तो ये अंतिम सांस तक यदि क्रिएटिविटी बने रहना है तो एनर्जी लेवल को मेंटेन चाहिए ही चाहिए। खास करके अभी युवाओं के बाद में जैसे प्रौढ़ बनेंगे, फिर रिटायरमेंट एज में जाएंगे, उसके बाद तो तेजी से शरीर में अपनी घटती जाती है एनर्जी लेवल। तो उसको हम कैसे ऋषि लोग कैसे अंतिम समय तक रह लेते थे। कुछ गुरुदेव से एक प्रेरणा मिली और बार बार मिलता है कि 80 वर्ष की आयु में भी वे 18 घंटा काम करते। तो हमारी एनर्जी लेवल कहीं ढह तो नहीं रही है, कहीं छूछ तो नहीं बन रहे, कहीं कोई पंचर तो नहीं है प्राणी लेवल में। तो इसको भी प्रतिदिन हमें उसको रिवाइज करते रहना है। और भी साथ में क्योंकि जो भी काम हम लोग करेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, गाड़ी चलाएंगे, कहीं भी मार्केट में रहेंगे, तो बुद्धि तो काम कर ही रहेगी। तो मेंटल स्टेट हमेशा बैलेंस माइंड के हमें है कि नहीं। तो ऐसा नहीं है कि मन को घर में छोड़ के बाहर आ गए। ये पांचों गुत्थम गुत्था है, उंगलियों की तरह साथ रहते हैं। और यह है कि हर एक के लेयर्स का चूंकि अलग अलग फीडिंग है, अलग अलग टेक्निक है उसको मजबूत बनाने का, इसलिए उसको डेली रूटीन में रखना पड़ता है। स्वाध्याय रखना पड़ेगा, मेडिटेशन रखना पड़ेगा अपने आप को थोड़ा सा। तो ये क्रम प्रतिदिन का है सर्विसिंग का। भले 1-1 मिनट लगाया जाए, 5 मिनट टाइम है तो 1-1 मिनट पांचों बॉडी को हम चमकाने में लगाएं। और ये चूंकि होल लाइफ साथ देना है मरने तक, तो इसको होल लाइफ हमको बना के रखने, अंतिम सांस तक भी ज्ञान देते भीष्म पितामह की तरह गए। उस वाले लेवल को हम चाहते हैं कि धीरे से भारत में जगे। तो वो वाले क्रम में है। तो यही बात कहनी थी कि इमोशनल लेयर भी प्रतिदिन चाहिए, घर के लोगों को प्यार चाहिए, आपके फ्रेंड सर्किल को प्यार चाहिए, बड़ों से बात करने में छोटों को स्नेह मिलना चाहिए। तो यह जहां भी जाएंगे इकोलॉजी मेंटलिटी का होना पड़ता है। तो इसी को कहते हैं विज्ञान में कुछ कि अपने आप की आत्मीयता का विस्तार बढ़ा। और लाइफ का जो अंतिम गोल रहता है कि हमको हमेशा एक अद्भुत एक आनंद की प्रकाष्ठा वाले लेयर को हम यदि छूने लगते हैं, क्योंकि सारी जर्नी वही लास्ट करती है। तो हम क्यों नहीं, पता नहीं मृत्यु कब आ जाए, तो बाकी क्षण को क्यों रोके बिताया जाए। तो कहाँ पर दिन भर में 24 घंटा में कब उदास हुए, कब प्रसन्न रहे, कब उसका तार टूट गया, कहाँ ब्रेकेज आया, 24 घंटा में कितना हमको, ये हमें अपने दिमाग में कहीं नोट करते रहना पड़ता है कि आज 24 घंटा में 10 ही घंटा मस्त रह पाए थे। और मस्ती को तोड़ने वाला फैक्टर क्या था। तो इस पर थोड़ा थोड़ा ध्यान दिया जाएगा कि यार सजगता, तो हर कोई उसका हल ढूंढ लेगा, क्योंकि हर कोई के पास ज्ञान काफी है इन दिन। और एक ऐसे युग में हम पैदा लिए हम लोग कि ज्ञानी ही बचपन से ही, गर्भ से ही लड़के ज्ञानी पैदा हो रहे हैं इन दिन। कम ही उम्र में बड़ों को गाइड करने की क्षमता लेके आ रहे हैं। इसका मतलब है कि आगे आने वाला युग हाईली इंटेलेक्चुअल बैच का आ रहा है। जी ठीक है, धन्यवाद। आदित्य जी आप तो वैज्ञानिक भी हैं जी। और कोई प्रश्न है? हाँ जी, बाबूजी भूप किशोर जी का हैंड रेज है, तो मैं इनको जो है अनम्यूट कर रहा हूँ जी। इसमें सेटिंग कुछ ऐसा चेंज हो गया है, तो इसमें जो भी एडमिन जो है इसको प्रयोग करें तो इसकी सेटिंग ना चेंज करें, क्योंकि आज जो है इसकी सेटिंग नहीं चेंज हो पा रही है, तो बार बार हमें एडमिट ऑल करना पड़ रहा है। वेटिंग रूम की सेटिंग अनेबल हो गई है इसमें। हाँ भूप किशोर जी आपको अनम्यूट कीजिए अपने आप को, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। जी जी आप अपना प्रश्न पूछिए। जी पिताजी प्रणाम। जी प्रणाम। पिताजी उम्र के पड़ाव पर कोई भी व्यक्ति एक उसका ऊर्जा लेवल आप भी समझ रहे हैं कि उसका घटते जाता है, और
कुछ खासी जगह पर वह जो चाह रहा हो व्यक्ति, मान जिसमें जिसकी जो योग्यता हो, जो आप कहते ही हैं कि जिसमें जो योग्यता हो, जो जिसका जो स्वभाव है उसको लेकर के आगे बढ़ सकता है व्यक्ति, तो वह अगर उसकी उम्र बढ़ रहा है, उसके कहीं ना कहीं कुछ घट भी रहा है, उमंग जोश उसका बढ़ रहा है, लेकिन उसकी ऊर्जा लेवल तो कम हो रहा है, फिर भी कुछ खास दायरे में वह कोई काम कर रहा हो, सोच रखता हो कि विश्व लेवल का हो, हरा भरा हो, चारों तरफ खुशहाली हो, सभी जगह सुंदरता दिखे, सभी जगह अच्छे लोग काम करें, सफाई स्वच्छता हो और बेहतर से बेहतर वह भाव रखता हो उस चीज के लिए, तो वह कैसे हो सकता है? क्योंकि वह खास दायरे में है, क्योंकि वह कितना कर सकता है कोई व्यक्ति, 1 किलोमीटर कर सकता है, 2 किलोमीटर कर सकता है, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर के दायरे में अपना काम कर सकता है। और विश्व लेवल के लिए अगर वह चाहता हो कि कैसे इसकी माने सुरम में सौम्य वाटिका में माने मनुष्य में देवत्व और धरती पर स्वर्ग, तो धरती पर स्वर्ग लाने के लिए तो पूरा विश्व अपना है, तो विश्व लेवल पर उसको, चूंकि वह खास, उसके पास खास ऊर्जा है और खास समय है, थोड़ा समय है, और उस थोड़े समय में उसको कैसे लाभान्वित कर सकता है मैक्सिमम लोगों को, इसके लिए क्या उपाय किया जा सकता है? देखिए, इसमें जो क्लू हम केवल बताएंगे इसमें कि कहाँ पर कहीं गियर फंसता है, तो उसको कैसे उस गियर को छुड़ा कर आगे बढ़ सकते हैं। तो अब जिसमें मान लीजिए कि किन्हीं के, तो एक तो बात है कि अति सामाजिकता आध्यात्मिक प्रगति में रुकावट होती है, इस बात को भी हमेशा हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो कार्य का विस्तार नहीं किया जाए, क्योंकि कभी भी एक व्यक्ति, हर जितने ब्रह्मांड हैं तो हर एक ब्रह्मांड के अलग अलग ब्रह्मा होते हैं, अलग विष्णु होते हैं, और देखिए उनके में जितने अलग है, हवा के अलग देवता बनाए गए, अलग फैकल्टी बनाई गई। एक ही व्यक्ति बहुत बड़े सारे एज होल नहीं ले सकता है। समग्रम तत्व विज्ञातुम नहीं शक्यम कथंचनम, योपनिषद का कहना है कि समग्र रूप में लेकर के चल पाना ये ह्यूमन के मैग्नेटिज्म में नहीं है ये, क्योंकि वो उसकी थोड़ी एक कार्य क्षमता, एक मैग्नेटिक फील्ड होता है कि इतने दूर तक एक कैंडल है तो कितने दूर तक प्रकाश दे सकता है, और तो यह है बाग, तो हम अपने कार्य क्षेत्र को खुद चयन कर सकते हैं, एक बात। और दूसरा है कि अब विस्तार ऐसे नहीं फैला करके गहराई दिया जाए। मान लीजिए हमको प्लांटेशन में रुचि है, पौधे लगाते हैं, तो अब वहां पर पौधों से बातचीत की जाए, पौधों के गुण और प्रॉपर्टी याद किया जाए कि इस पौधे का क्या क्या मेडिसिनल गुण है, क्या क्या ये है, तो अब देखिए गहराई मिलने लगी। और कौन सीजन में कौन पौधा लगता है, तो ये भी बात बन गई। अच्छा, कुछ हाइड्रोफाइटिक होते हैं, जैसे बरसात आ गया तो हम लोग मेहनत करके पौधे लगाए रहते हैं तो बरसात में गल जाता है, तो हम ये देखना है कि हाइड्रोफाइटिक प्लांट यदि यहाँ पर लगाए जाए तो वो बरसात में मरेगा नहीं, वो बरसात में ही खिलता है। या फिर जा करके उसको वहां पर ये है तो एक ही लगाया जाए, लेकिन उस एक को यदि हम बना दे, एक ही कोई पेड़ लगा दिया पीपल का, तो 100 अश्वमेध जग के बराबर काम कर दिया वो, लेकिन वो लगा करके भाग गया, उसमें बूंद बूंद पानी देते रहे, वो जग गए। तब तक देना है जब तक उसका पौधों की जड़ें हाइड्रोफाइटिक होती हैं, वो पानी की तलाश में जाती हैं, और उसके फोटोट्रोपिक होता है ऊपर वाली फुनिया, वो प्रकाश की तरह भागने लगता है। तो हमें ये देखना है कि गहराई मिल रही कि नहीं काम में, एक बात। और दूसरी बात है कि उसके द्वारा विश्व को गाइड कर सकते हैं, बहुत दूर दूर तक परामर्श लेने वाले आ जाएंगे, इसके पास प्लांटेशन का बहुत बढ़िया नॉलेज है, तो केवल नॉलेज से, जैसे मान लीजिए फिजिकल बॉडी ने घटा, लेकिन नॉलेज वाला हम कॉस्मिक बॉडी से काम करेंगे तो वो मजबूत होते जाता है। यह एक खूबी पाएंगे कि ओल्ड एज के आदमी में है, लेकिन अनुभव बढ़ा है उसका, यानी कि अन्य लेयर से वो काम कर सकता है और बड़ा काम कर सकता है बैठे बैठे। कोई भारी भीम का शरीर हो गया, स्थूल बॉडी हो गया, फैटी बॉडी हो गया, तो अपने वो एस्ट्रल बॉडी से काम करे, मोनेटिक से काम करे, स्पिरिचुअल बॉडी से काम करे, तो एक जगह बैठा हुआ ऋषि भी विश्व को गाइड कर सकता है, तो वो गहराई देगा तब बात बनेगी। और आत्मा का इस माध्यम था हमका, जो भी हम अपना कार्य क्षेत्र चुन लिए, लेकिन ये कार्य क्षेत्र हमारा उद्देश्य नहीं है, लक्ष्य का, ये माध्यम है आत्मा के विकास का। तो वो ये एक बात बनी। दूसरी बात यह है कि हम कभी भी संसार वालों से आशा न रखें कि हम कर रहे हैं तो भी करें, हम विज्ञान में आगे बढ़ रहे हैं तो भी बढ़े, नहीं, उसको बाहर से पसंद है,
तो IGT शिफ्ट करना पड़ता है। तो आत्मीयता हम संसार को देते रहे अकेले। गांधी जी देखते थे कि योगा के क्लास में कोई नहीं आया तो अपने करते रहते थे, और दो साथी थे तो एक हम एक तो दो काफी है संसार में। इसी तरीके से बाद में देखा है कि कुछ लोग पीछे जुड़ करके लाभ लेने लगे। हांगकांग की हम बात कर रहे हैं, हांगकांग गए हुए थे तो वहां पर चाइनीज लोग अपना ये या उधर के जो कल्चर के हैं तो अलग अलग योगा का गुच्छक हमने देखा कि वहां पर ओल्ड एज के 80 वर्ष के लोग भी योगा करते हैं मॉर्निंग में। सब महिलाएं पुरुष सब घर से निकल करके ये कर रहे हैं, और स्वच्छता सफाई का। अब भाषा हमारी समझने वाले नहीं कोई, और सबका अलग अलग पैटर्न चल रहा है। तो हमने कोई आदमी को नहीं बुलाया, फील्ड में यूं ही अपना चटाई बिछाकर अकेले करने लगे। तो वो देखा कि अरे ये तो कुछ भिन्न टाइप का कर रहा है और कुछ अजोगा जैसा लगा। तो फिर गोलाई में लोग आकर के उन लोग वहाँ के नेशन वाले लोग नेटिव लोग गोलाई में आकर के फिर वो आराम से देखने लगे। तब तक देखे जब तक ये बाद में, तो धीरे धीरे खुद ही वो इच्छा रखने लगे। अमेरिका के नेटिव लोगों ने खुद देखा कि कहाँ पर कुंडलिनी साइंस में कोई दिक्कत पड़ रही है। तो हमने नहीं, उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आकर के हमारे कल्चर में हम लोगों के बीच में क्लास ले सकते हैं क्या। तो हम क्या करें कि एकाकी एक आदमी भी बहुत बड़ा है, भगीरथ अकेले गंगा लाया था। तो हम दिक्कत ये पड़ रही है कि हम एक तो है कि आशा जीवन की प्रगति को रोक देता है, एस्पेक्ट संसार में किसी से न करें और निर्मम बने, यानी ये काम भगवान का है, हमारा नहीं है ये। चाहे हम पोस्टमैन है तो, या ड्यूटी करने जा रहे हैं तो, या बच्चों को स्कूल में एडमिशन लेने जा रहे हैं तो, ये भगवान का बच्चा है, ये हमको ड्यूटी मिली, हम सिर्फ मुंशी हैं, इसको केयर टेकर हम भर हैं। तो ये दो काम बन गई, निर्मम बन गए और निराशी बन गए। तो ये दो काम उछाल के रख देगा और तुरंत आत्म साक्षात्कार में मदद करता है। जी धन्यवाद, आगे बढ़े हैं। जी विष्णु भैया का हैंड रेज है। भैया मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। अच्छा अभी एक मिनट इसके बाद में आपका ले लेंगे ना। जी 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 विष्णु भैया आप अपना प्रश्न पूछिए। प्रणाम गुरुदेव। जय गुरुदेव। सर्वप्रथम तो मैं बोलना चाहता हूँ कि आपको मैं गुरुदेव नाम से संबोधित करने की इच्छा रखता हूँ, क्योंकि गुरुदेव को कभी देख नहीं पाया भौतिक रूप में। गोकुल मामा जी के साथ शांतिकूट जाने का सौभाग्य उनके महाप्रायण के बाद ही मिला, और पिताजी भी मेरे नहीं है, तो आपने मेरे को गुरुदेव और मेरे पिताश्री की छवि का समावेश एक साथ मिलता है, तो आपको मैं गुरुदेव नाम से संबोधित करना चाहता हूँ। और दूसरे मेरे छोटे छोटे दो प्रश्न हैं। पहला प्रश्न तो ये है कि हम लोग जब किसी भी तरह की पूजा या फिर हवन यज्ञ करते हैं तो हम लोग गोत्र लेते हैं, अपना गोत्र का नाम अमुक ऋषि अमुक मुद्गल गोत्र उत्पन्न, हम जो भी गोत्र है उसका नाम लेते हैं, उस ऋषि की संतान ऐसा बोलते हैं। लेकिन ऐसा बोलते हैं कि हम लोग आत्मा स्वरूप है, शरीर नहीं है। तो कभी किसी जन्म में किसी दूसरे ऋषि की संतान भी हुए रहेंगे, तो ये समझ में नहीं आता है कि किस ऋषि का नाम लेना उचित है, क्योंकि आत्मा है तो किसी भी ऋषि की संतान हो सकती है वो तो किसी भी जन्म में। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन आप क्लियर करिए। दूसरा, सुबह पूजा करते समय ध्यान करता हूँ तो मैं सूर्योदय के सामने बैठने की आदत है तो उसमें थोड़ी देर लगातार सूर्यदेव को देखने के बाद में फिर आंख बंद कर लेता हूँ। आंख बंद करने के बाद मुझे एक लो जैसी दिखाई देती है, और वो लो मेरे को इतना इधर उधर भगाती है, कभी दाएं कभी बाएं, कभी ऊपर कभी नीचे, वो छटपटाती रहती है। आंख बंद करने के बाद भी वो दिखती रहती है लगातार, जब खत्म नहीं हो जाता तब तक लगातार दिखती है। उसके बाद फिर आंख खोलने के बाद में फिर गायब। तो ये क्या है गुरुदेव, ये थोड़ा सा समझाइए। जी धन्यवाद। तो आप कलकत्ता से बोल रहे हैं कि कहीं और से? नहीं, मैं कलकत्ता में था गोकुल जी के साथ, लेकिन शादी के बाद मैं पुणे शिफ्ट हो गया, अभी पुणे में हूँ मैं। हाँ जी धन्यवाद, और आपको नमन है। तो देखिए हम ठीक है, आप तो गुरु जी का चूंकि इसलिए कि ज्ञान चाहिए, तो आफ्टर ऑल गुरुदेव ही हम सबके मार्गदर्शक हैं, और उनकी जो कुछ ड्यूटीज है पोस्टमैन का काम करने का हमको ड्यूटी दे गए और खास फैकल्टी को दे गए, तो उसमें हम कर रहे हैं। लेकिन हम एज ए फ्रेंड ही आपके काम आएंगे,
क्योंकि उसमें बीच में कुछ न कुछ आ जाता है, झिझक बनती है। हम चाहते हैं कि अपने प्रश्नों को हमारे सामने रखें तो कोई झिझक ना हो, एकदम ओपन, और इसको भले समूह में नहीं कहने की बात है तो पर्सनल टॉक करें, लेकिन उसके गांठें खुलनी चाहिए जहाँ पर रुकावट बन रही है, और हम क्या एज ए फ्रेंड काम आ सकते हैं उस पर हम ये करते हैं जितना संभव बनता है। अब देखिए 2 प्रश्न आपके थे। एक तो है कि हम ऋषियों का गोत्र किस जन्म में, कोई स्वाभाविक है तो एक जगह काम कर लेता है। मान लीजिए आप साइंस पढ़े लिखे हैं तो साइंस में तो भी ढेर सारे सब्जेक्ट हैं, तो कोई कभी 1 साल फिजिक्स पढ़ाने को बोल दिया गया, फिर का केमिस्ट्री पढ़ाने का, तो केमिस्ट्री वाले प्रोफेसर कभी अलग रहते हैं। तो इस जन्म में आप आ गए हैं तो ये इस जन्म के लिए गोत्रों को बोला जा रहा है, ठीक है। तो गोत्र बोलने के पीछे ये नहीं, उससे ब्लड का रिलेशन नहीं होता है गोत्र से, उसमें कुल गोत्र जाति, कुल गोत्र जाति वर्ण आश्रम रूपाणी खड़ भ्रमा, ये 6 भ्रम है, इसको हम गांठ बांध करके न चलें। तो अब जैसे कश्यप गोत्र हुआ तो कश्यप गोत्र में 4 वर्ण के लोग मिलेंगे, ब्राह्मण लोग भी मिलेंगे, क्षत्रिय लोग भी मिलेंगे, वैश्य भी मिलेंगे, शूद्र भी मिलेंगे, और हर टीचर किसी न किसी से जुड़ा। इसका मतलब है कि ये ब्लड के रिलेशन नहीं रहता है। यह क्या है तो योग्यताएं बनती है कि कभी कभी हम मान लें कि हम अपने आइंस्टीन के गोत्र हैं, मान लेते आइंस्टीन गोत्र का मतलब हम फिजिशियन, कि हम वो फिजिक्स से कभी पढ़े रहे होंगे, तो वो संस्कार हमारे भीतर में है। तो उस ज्ञान को हम चाहें तो अभी के लोगों के लिए जरूरत है, तो हमको उसमें आसानी पड़ेगी, सुविधा पड़ेगी उसमें जाने में। तो स्पेस साइंस ये मालूम होता है तो 7 ऋषि ही मुख्य रूप से इसके जड़ में आते हैं, तो जिनको हम लोग सप्तऋषि मंडल कहते हैं। जैसे विश्वामित्र ऋषि थे तो उनका ये था कि मंत्र विज्ञान के द्वारा हम किस तरीके से यूनिवर्स से हम अपना काम ले लें। तो गायत्री महामंत्र के दृष्टा बने थे और सविता से सीधे रिलेशन जोड़ करके कि हर व्यक्ति को चाहे वो क्षुद्र गंवार ही क्यों ना हो उसको बनाया जा सकता है और उसको आत्म साक्षात्कार कराया जा सकता है। तो ये काम ले लिया उन्होंने कि हर कोई की चेतना को उन्नयन का काम लिया था, इसको माध्यम बना लिया था। और ही साथ में तो वेद पढ़ने से पता चल जाता है कि हर मंत्र के अलग ऋषि होते हैं, तो वो बता देगा कि इनका सब्जेक्ट्स क्या था। जैसे इनको बोल दिया जाता है भरद्वाज ऋषि, तो वो स्पेस साइंस के वैज्ञानिक थे। तो एक फैकल्टी होता है स्पेस साइंस, इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल बनाने का क्रम, तो जो उस गोत्र वाले हैं तो निश्चित रूप से उसके खानदान में कोई ना कोई इस विषय को जानकार रहे होंगे। और डीएनए हेरिडिटरी होता है, ये आत्माएं तो हेरिडिटरी नहीं होती, आत्माएं तो स्वतंत्र हैं, आत्मा को जन्म नहीं दे सकता, लेकिन जो फादर मदर हैं वो काम कर सकते हैं कि डीएनए उसका जनरेशन ले आएगा और डीएनए में योग्यताएं बनी रहती है। तो उसके न्यूरॉन्स में ये सारे कहीं ना कहीं पर वो सिम कार्ड जो रखा हुआ है भीतर में, एक न्यूरॉन्स में हजारों जन्मों की कहानियां सेव रहती है, अनेकों पीढ़ियों को इसमें ज्ञान रहता है, तो वो हम लाभ ले सकते हैं इसमें साइंस का। तो इसी तरीके से हर एक ऋषियों को जानकारी दी गई है, तो ठीक है, तो उस ज्ञान विज्ञान को आप ले सकते हैं। अगला प्रश्न था आपका ये मेडिटेशन से जुड़ा हुआ। तो त्राटक मान लीजिए कि कैंडल पर किए तो ठीक है, आंख बंद किए तो कैंडल तो पकड़ा गया, अब रह गया कि हम वो कैंडल का करें क्या। सूर्य पर त्राटक किया, आंख बंद कर लिया, तो इमेज तो सूर्य का बन गया, अब सूर्य का करें क्या, क्यों सूर्य पर त्राटक किए थे, तो ये उसका उद्देश्य में जानना था, हम क्यों त्राटक किए थे, क्यों लैंप देख रहे थे। तो मुख्य उद्देश्य रहता है कि लैंप के भीतर के प्रॉपर्टीज को हमें जानना है, उसके गुणों को ले आना है। तो वो कभी फोटो रहे या न रहे, और अपने मित्र का, अपने चिताकाश इसको बोलते हैं, अपने चेतना के भीतर में अनंत आकाश भरा पड़ा, उसमें उस इमेज को देख लिया, तो कम से कम फोटो टांग करके नहीं घूमना पड़ा, मूर्ति के साथ आदमी कर लेता है। तो अब वो मन के आधार पर जिससे फ्लैकर किया, लैंप यहाँ गया, कैंडल आप बोल रहे हैं प्रकाश इधर उधर दौड़ता है, तो ये इसलिए दौड़ता है कि मन के नोक पर प्राण गतिशील होता है। जैसे मन सोचेंगे इधर उधर चक्रों पर जाएंगे तो वो भी उसके अनुसार ही भागेगा। तो हमारे विचारों में जैसे जैसे वो स्थिरता आती जाएगी, मन की भागदौड़ बंद होते जाएगा विचारों का, तो एकाग्र होकर किसी खास चक्रों में उस प्रकाश को आप देख सकते हैं, और उससे उनके गुणों को उन नाड़ियों के माध्यम से उस सिस्टम में फैला करके रोशनी दे सकते हैं। तो अपने चक्रों के उन्नयन में, 5 शरीरों के उन्नयन में, प्लस इसके एप्लीकेशन में उसका काम आ जाता है। तो सूर्य पर ही कोई त्राटक कर रहा हो तो यो असौ आदित्य पुरुषस्व असौ हम,
हे भगवान सूर्य भगवान, जो आपकी आत्मा है वही अपनी आत्मा है। ये तब बात कही गई है जब बोधत्व हुआ है। उसके पहले तो यही कहा कि तत्व पुखन अपाविरण सत्य धर्मादिष्ट है सूर्य, आप पर हम त्राटक कर रहे हैं लेकिन आखिर चुंधिया जा रही है। तो आपके जो ग्लेजी लेयर है उसको आप कूल कर दें और इसको आप समेटे, ताकि आपके गर्भ के भीतर में क्या उसको हम देख सकते हैं, आपकी आत्मा कैसी है, वो कैसा है। तो आप पाएंगे ना कि इस तरीके से तो धीरे धीरे त्राटक में सहिष्णु होते जाएगा, तो उसका जलन कम होते जाता है और बाद में वही सूर्य आपको कुल लगने लगता है। तो अब उस कुलनेस में ये पता चलता है कि मेरी जो आत्मा है, जो ये प्राण, ये सारे लेयर्स हैं जो हम कर रहे हैं, ये उसके बॉडी लेयर है ग्लेज का, लेकिन मूलतः मेरा स्वभाव कूल है। मैं कूल हूँ, किसी भी परिस्थितियों में अपसेट नहीं होता हूँ, और सृजन मेरा मुख्य गुण होता है, क्रिएशन मेरा गुण ये होता है, प्रकाश देना, और स्वप्रकाशित हूँ। मैं किसी और से प्रकाशित नहीं लेता, मैं स्वप्रकाशित हूँ। तो ये सारे गुणों में अपने जिस चक्रों को चाहे जगा सकते हैं ये ले। तो इसलिए भाग रहा था कि हमारे विचारों में अभी चंचलता, तो जहां मन गया वो तो इधर उधर इसलिए भाग गया है। तो इसमें नो प्रॉब्लम, और आप मस्त रहें, कोई दिक्कत नहीं है, सबके लिए होता है ये। जी गुरुदेव, कोशिश करते हैं आज से। जी प्रणाम। जी बाबू, हाँ जी बाबूजी, नेक्स्ट यहाँ पे जो है हम लोग प्रतिदिन 5 बजे से योग करते हैं, आसन प्राणायाम बंद मुद्रा। तो यहाँ पर करीब 30 लोग आते हैं, बच्चे और सब मिलके। तो यहाँ पे कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो मैं प्रश्न पढ़ देता हूँ, वो वाला प्रश्न सुना देता हूँ। इनका प्रश्न है, एक भाई हैं राधे श्याम जी, तो इनका प्रश्न है, आप खुद पूछना चाहेंगे? आप खड़े हो जाइए, वहीं पे खड़े हो जाइए, मैं आपको इधर बाबूजी, ये जो है आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे जो है ये खड़े हैं सब लोग इधर, ये जी आप अपना प्रश्न पूछिए जी। बाबूजी प्रणाम। जी प्रणाम। बाबूजी, आज हमारा बड़ा सौभाग्य है जो कि हमारे अमन बाबू के पहले कार्यक्रम में आपसे हमारी भेंट हुई थी, और आज हमारे साक्षात आपके दर्शन हुए, इसके लिए हम आज व्यक्त करते। और हमारी एक समस्या है स्वास्थ्य से संबंधित। वो समस्या ये है कि हमारे समाज में मानव प्राणियों को जीते समय, अपना जीवन यापन करते समय कभी कभी का अक्सर हमारे समाज में प्राणियों को बात पित्त कफ की समस्याएं आती है स्वास्थ्य से संबंधित। इसके साथ ही सबसे ज्यादा समस्या है कफ की मानव प्राणी में। तो इससे क्या क्या परेशानी हो सकती है और इसके कैसे हमारे योग में और प्राणायाम में इसका क्या समाधान है? जी धन्यवाद। अमन जी, आवाज सुनाई नहीं पड़ पा रही थी, दूर से बोलने से माइक नहीं पकड़ रहा था आपका यहाँ, तो आप उसको आप उनके ही शब्दों को आप यदि बोल सकते हैं तो बोलिए कि क्या उन्होंने कहा। तो जी बाबूजी, हाँ जी, इन्होंने ये पूछा था कि सामान्यतः वात पित्त कफ की शिकायत जो है मनुष्य को, प्राणियों को रहती है, तो उसमें कफ की शिकायत सबसे ज्यादा होती है। तो उसके लिए जो है अपना आसन प्राणायाम में, योग में क्या उसका निवारण हो सकता है? कफ का निवारण कैसे किया जाए आसन प्राणायाम बंद मुद्रा से? क्या क्या खास योग करना पड़ेगा उसमें? जी, सबसे पहले तो उनको नमस्कार हम कर रहे हैं। और देखिए, कफ रुकावट डालता है, किसी को पित्त रुकावट डालता है, किसी को कफ डालता है, किसी के वायु रुकावट डालता है। तो यदि हम कफ प्रकृति के हैं, खुद हम भी कफ प्रकृति के थे, और उसको किसी तरीके से साइनस हमारा क्रोनिक रोग बन गया था, तो उसमें सो कैसे हम पार किए, और बरसों से अब इधर उसका कहीं पर अता पता नहीं चलता। तो अब रह गई बात की जो कफ प्रकृति के हैं, कफ माने ठंडा, ठंडा कोई कफ कहा गया, कोल्डनेस। तो उसका दुश्मन, उसको काट होता है गर्मी। तो पहला काम ये करें कि जो भी हम साग सब्जी लेते हैं, भोजन ले रहे हैं, तो उसको देखें कि उसकी प्रकृति है, तो उससे हम दोस्ती थोड़ा सा कम करें और थोड़ा सा समझा बुझा दें कि ठीक है, मन ललक रहा है तो एक आध चम्मच ले रहे हैं, लेकिन भरपेट उसको खाएं जो कि कफ निसारक है, कफ को हटाने वाला। तो इसमें कुछ सब्जियों के आप चार्ट बना लेंगे। एक है पुस्तक ब्रह्मवर्चस्व का, आयुर्वेद का प्राण वनौषधि विज्ञान, उसमें 300 जड़ी बूटियां हैं जो घास फूस से लेकर के साग सब्जियां, जो भी हमारे मार्केट में साग सब्जी बिक रही है आजू बाजू, तो उसके सबके गुण प्रॉपर्टीज दिए गए हैं। तो उसमें से अपने मनपसंद चीजों को ले लें कि ये हमको फायदा करेगा। तो
तो हमने अपने सब्जियों का पहले चार्ट बनाया कि कौन कौन सब्जियां हैं जो कि कफ को निकाल ली है, तो अलग से टैबलेट वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी और इसको शरीर आसानी से स्वीकार कर लेता है और तेजी से भागेगा। एक तो हो गया कि खान पान में करनी है। योगा में आप ये देखेंगे कि गर्मी पैदा करने वाला अधिक गर्मी कौन है, तो आप ये बोलते हैं गति संचालन। गति संचालन करेंगे तो उसमें आपको गर्मी आती जाएगी ज्वाइंट्स वगैरह का, और या फिर जाकर के काम किया जाए घर में। सुबह उठ गए तो कुछ ना कुछ अपने ढंग का काम भी ले लिया जाए, शौचालय से निवृत्त हो गए तो या उसके पहले तो जो भी अपनी ड्यूटी है कुछ करेंगे, हाथ पांव चलाएंगे। इसलिए बच्चों को कफ कम होता है, वो बंदी जो बराबर गोद में रहेंगे बिल्यूनी वार्म बेबी उनको हो सकता है। तो इन दिनों चूंकि हम लोग काम धाम करना बंद हो गए तो मोस्टली अपने देश के लोगों को ये कफ वाला हो गया। किसी को घुटना में दर्द है, किसी को है जाम ब्लॉकेज शुरू हो जाता है और ये ठंडा बर्दाश्त नहीं हो पा रही है और यही बनता है। देखिए कोरोना उन्हीं को असर कर रहा है जो कि कफ प्रकृति का अधिक है, तो इम्यूनिटी को गलाता है ये अपने आप को। तो एक तो दूसरा काम करें कि हम अपने आप को थोड़ा सा क्रिएटिव रखें कामों में। तीसरा काम है प्रैक्टिस, जो प्राणायाम है उसमें आप देख सकते हैं सूर्य भेदन प्राणायाम इसके लिए सबसे अधिक कारगर होता है। सूर्य भेदन प्राणायाम को हमने लंबे समय तक किया, तब तक जबकि सारी नाड़ियों को हमने ये किया कि कम से कम हीटेड कर ले। अब हीटेड हो जाएगा तो इतना भर हो जाएगा कि पहले वाला कफ को निकाल देगा और बाद में खान पान का थोड़ा संयम रखने लगे आज तक भी तो वो आगे नहीं आता है। तो ये तीनों का प्रैक्टिकल करें। और चौथी बात है कि मेंटल भी आप सोचें कि हम आत्मा हैं और हमको कफ क्या करेगा। जब हमको ये नहीं गला सकता है तो वो उसका जो रेडिएशन निकलेगा तो वो एक बात है। और एक तन्मात्रा साधना होता है तो उसमें शीत तन्मात्रा वाला कर लेंगे तो अपने आप को यदि हम गर्म आभा मंडल बनाएं तो ठंडा नेचर वाला उसको वो काट देता है। तो पांचों बॉडी में सामर्थ्य है कि कफ को हटा सकता है। तो पांचों का बम्बार्डिंग करेंगे तो दुश्मन फटाफट मरेगा, घूसा भी मार रहा है, लात भी मार रहा है, ऊपर भी नहीं उठने दे रहा है। अब देखिए कितना आसानी से हो जाएगा, पानी में भी फेंक दिया उसको। तो पांचों बॉडी का प्रहार एक साथ किया जाए तो एकदम छू मंत्र भागता है। तो ये तरीका होता है किसी चीज को लड़ने का, उस पर विजय पाने का। जी धन्यवाद। जी बाबूजी, जैसे आपने सब्जियों के बताया तो 2-4 सब्जियों के नाम बता देंगे तो ये है थोड़ा इनको ज्यादा सुविधा रहेगी। देखिए एक तो कफ निसारक में ये सरसों का साग अभी आ रहा है, कोल सीजन तो ये मिलेगा। या सरसों, खुद सरसों का साग नहीं है तो सरसों तो मिलेगा। मेथी ये सभी काम आता है। अब जाड़ा का सीजन आ रहा है तो मेथी का लड्डू इधर हम लोग को घरों में बना लेते हैं जिनको जानकारी है। या सौंठ है, ये होता है जिंजर जिसको बोलते हैं, खान पान में भोजन में तो सब्जियों बिकता है बराबर। तो ये अदरक काम करेगा खूब, तो उसी को सौंठ बोलते हैं, ड्राई कर लिया जाता है। तो जिंजर काम आ जाएगा सब्जियों में। और भी बथुआ, पालक, टमाटर सालों भर मिलता है ये, तो ये कफ निसारक है कमाल का। तो इस तरीके से इनमें से कुछ न कुछ रख लीजिए काम का, ये बहुत ही फायदेमंद है। और दाल भी आप लेते हैं तो जो प्रोटीनियस होते हैं, प्रोटीन वो गर्म नेचर के होते हैं। तो चावल होता है वो अपना वो होता है ठंडा नेचर का, तो चावल कम कर दिया जाए और प्रोटीनियस चीज अधिक लेकिन जिसमें है दाल एक तरीके से प्रोटीन होता है। तो प्रोटीनियस होता है तो दाल की मात्रा बढ़ा दिया और सब्जी की मात्रा उसमें बढ़ा दिए तो बिल्कुल स्वास्थ्य ठीक रहेगा। और प्राणायाम प्रतिदिन करते रहिए और काम धाम खूब करें। गर्मी तो जाड़ा कहते हैं, जाड़ा लड़का से दूर रहता है और जवान भाई लगता है और बूढ़ा को नहीं छोड़ता है कभी। तो यही बात बन रहा है। तो वो हो कि हम ये तीनों प्रयास में करेंगे तो बाद में एक चार्ट हम तैयार किए थे, उसको देख करके और भी बताएंगे सब्जियां। ये कुछ एक था जो कि ये बन जाता है। ठीक है जी, धन्यवाद बाबूजी। गोपाल गुप्ता बाबूजी प्रश्न पूछना चाह रहे थे। जी बाबूजी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। गोपाल गुप्ता बाबूजी इसमें जो है प्रश्न पूछना चाह रहे हैं। विक्की भैया, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। आप कुछ अनुभव बताना चाह रहे थे। गोपाल गुप्ता बाबूजी। हाँ जी बाबूजी, आप पूछिए। हाँ जी भाई। हाँ हाँ चलिए, हाँ जी कहा जाए।
प्राणमय कितना देर करने आप आवश्यक है? मनोमय कोष को कंट्रोल करने के लिए प्राणमय कोष कितना देर करना चाहिए? देखिए अमन जी, आपको सुनाई पड़ रहा है साफ साफ, तो बताइए। जी आवाज थोड़ी सी बाबूजी की धीरे आ रही थी। बाबूजी अपना प्रश्न दोबारा रिपीट कर दीजिए आप। थोड़ा से दूर रहे। हाँ, थोड़ा पास में रख के आप जो है थोड़ा सा। हाँ जी बाबूजी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। हाँ गोपाल गुप्ता बाबूजी। हाँ जी पूछिए बाबूजी। मनोमय कोष के जागरण करने के लिए जी बाबूजी आवाज क्लियर नहीं आ रही आपकी। हो सकता है कुछ नेटवर्क की कारणों से जो है। जी जी बाबूजी जी। मनोमय कोष को जागरण करने के लिए प्राणाकर्षण प्राणायाम या कोई प्राणायाम कितना देर करना चाहिए? ठीक है ठीक। जी बाबूजी, तो ये इनका पूछना है कि मनोमय कोष के जागरण के लिए प्राणाकर्षण प्राणायाम या अन्य प्राणायाम कितना समय करना चाहिए? जी बाबूजी। बाबूजी जी बाबूजी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। कुछ बाबूजी के एंड पे कुछ प्रॉब्लम आ गई शायद। इसमें बाबूजी इसमें जो है। हाँ जी आ गए बाबूजी, आ गए जी। कहा जाए जी। इन्होंने ये प्रश्न पूछा था बाबूजी कि मनोमय कोष के परिमार्जन के लिए कोई भी प्राणायाम या प्राणाकर्षण प्राणायाम कितना देर किया जाए? हाँ, जब पेट भर जाए तो बंद कर दीजिए। ये लगता है कि आज का खुराक हो गया, ये हर साधक खुद तय करेगा। कोई लिमिट में नहीं बंधा जाता है। कोई हम तो 4 बार कर लिया या 5 बार, समय कम है। अब 25 बार का एक गांठ बना लिए कि नहीं, हम तो 25 बार गिनते ही उंगली पर, उधर आपको 5 टाइम नहीं है, वहां जाएंगे तो ट्रेन छूट जाएगी, अब ट्रेन भी पकड़ना है। तो आप करें कि 5 ही बार में 5 कोषों का कर लें। ये रहता है कि प्राणाकर्षण प्राणायाम हर कोष के लिए किया कि नहीं, यानी उसमें ये यदि गहरा ब्रीदिंग कर रहे हो तो एक ही प्राणाकर्षण प्राणायाम एक कोष के लिए काफी होगा। और यदि थोड़ा सा कम ब्रीदिंग है तो दो कर लिया। तो 5 बॉडी है तो 10 प्राणाकर्षण कर लिया। तो कम से कम 10 करेंगे तो सामान्य साधक के लिए मिनिमम 10 रहेगा तो बढ़िया होगा, क्योंकि एक बार में क्लीन किया और दूसरे बार में प्राणिक हीलिंग किया, दोनों काम करना होता है, क्लीनिंग और हीलिंग। तो इसी तरीके से 5 बॉडी के लिए 2 प्राणाकर्षण कर लिए तो भी एकदम चमक जाएगा। और यदि एक ही गहरा श्वास खींच रहे हैं, काफी खींच लिया, कुछ होता है ना कि पूरा ट्रेन भर आया है, बड़ा सिलेंडर में आ गया है तो ढेर सारे भर देगा। तो वो निर्भर करता है कि कितना गहरा इनका भीतर पूरक हो रहा है। गहरा खींचेंगे तो गहरा खींचा तो 5 लेयरों को आपने सप्लाई कर दिया, और छोड़ा तो 5 लेयरों की सफाई कर दिया। फिर गहरा खींचे तो 5 लेयरों को प्राणिक हीलिंग किया, और छोड़ा तो क्लीनिंग। उसमें जब छोड़ा जाता है हीलिंग के समय में, देखिए टेक्निक समझना होगा। क्लीनिंग में तो वेस्ट प्रोडक्ट निकाले, टॉक्सिन्स निकाले, लेकिन प्राणिक हीलिंग में क्या करना होता है कि खींचा गया ऊर्जा तो उसको कैपेसिटर बन करके हर बॉडी सेल्स उसको एब्जॉर्ब करेगा, धारण करेगा। लेकिन जब छोड़ेंगे तो उसमें टॉक्सिन नहीं निकालेंगे, उसको प्रेशर दे करके उसमें और काफी भरेंगे। तो ब्रीदिंग किया गया, लेकिन समझिए कि हाई प्रेशर पर हर बॉडी सेल्स में उसको भर रहे हैं, यानी कि ओवरफ्लो करके छलक करके बाहर जा रहा है। तो ये उसमें किया जाता है। तो प्राणी के प्राण बल का संवर्धन तो टेक्निक हमें जानना है,
और भीतर ही भीतर लगता है कि हो गया। तो सेल्फ सेटिस्फेक्शन होना चाहिए और टाइम को देखते हुए हम करना, कभी काउंटिंग में न बांधें उसको, बस जहां बांध दिए तो फिर वहां पर अध्यात्म मर गया। बिल्कुल हमेशा वो लचीला होना चाहिए और नीड्स के अनुसार होना चाहिए। बस शीर्षासन करते हैं, मान लीजिए 1 मिनट 2 मिनट, और मान लीजिए कि साइनस हो गया है, किसी दिन सर्दी जुकाम हो गया तो 1 मिनट का 10 सेकंड में ही आपको प्रॉब्लम होने लगेगा। तो जैसे ही अनइजी फील हो तुरंत लौट आइए बस। तो उसको रिस्पेक्ट दें, हम अपने सिस्टम को रिस्पेक्ट दें। जी धन्यवाद। जी विक्की भैया जी, अब मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। विक्की भैया अपना अनुभव बताना चाहते हैं। जी भैया आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। जी भैया प्रणाम। बाबूजी प्रणाम। जी भैया प्रणाम। जी, अपने अनुभवों को तो ग्रुप में मैं जब कभी मुझे प्रेरणा मिलती है मैं अपने लेखनी के माध्यम से व्यक्त करता रहता हूँ। लाभ अनंत हैं, उसके मतलब हर दिन प्रत्यक्ष लाभ मिलते रहते हैं अपने कार्य क्षेत्र में, अपने मन क्षेत्र में, अपने परिवार क्षेत्र में। कोई भी ऐसा समय नहीं होता है जो पंचकोश साधना के प्रत्यक्ष लाभ को नहीं देखा जा सकता। अगर उसे मैं चंद कुछ शब्दों में कहना चाहूँ तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो इनक्रेडिबल डिजीजेस थे उस पे विजय मिली। साथ ही साथ जो है मन संयत होता रहा, विवेकशीलता, आत्मीयता, संतुलन और धैर्य में प्रगति मुख्य साधनात्मक उपलब्धि रही। और इसकी जो परिणति मुझे देखने को मिलती है कि जो बाबूजी ने आत्मा के गुण बताए हैं, उस भाव में रहने की जो फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति है, वो लगातार बढ़ती जा रही है। इसको मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि पहले जो एक विक्षोभ होता था उसकी आवृत्ति धीरे धीरे कम होती जा रही है। हफ्ते दिन में बदले, दिन घंटों में, अब घंटे मिनट में बदलते जा रहे हैं। मुझे एक सबसे मतलब अच्छी उपलब्धि लगी जो मुझे हमेशा अच्छा लगता है। दूसरी उपलब्धि में एक बात मुझे ये सबसे दिल को छुई कि पहले क्या होता था कि हमेशा आशा रहती थी लोगों से। वो आशा अच्छाई की भी रहती थी कि जैसे मैं करता हूँ वैसे अन्य क्यों नहीं सोचते, इसको ऐसे किया जा सकता था, इसको वैसे किया जा सकता था। अब एक बहुत अच्छी बात है, फ्रीडम मिली। अपनी आशाओं को दूसरे पे थोपने की बात अब खत्म ही होती जा रही है धीरे धीरे। हाँ, इसमें एक चीज मुझे मतलब समस्या कहूँ या क्या कहूँ, इस पे बाबूजी प्रकाश डालेंगे कि जो मान्यताओं में बंधे होते हैं या जिनके प्रति मतलब जिनके मन में अहंकार होता है, पहले उनसे घृणा होती थी, लेकिन अब उनसे घृणा नहीं होती है, लेकिन साथ ही साथ उनके प्रति श्रद्धा भाव विकसित नहीं होता। जैसे वो प्रभाव में लेना चाहते हैं या अपनी बात थोपना चाहते हैं तो मन में उनके प्रति श्रद्धा ही नहीं जमती। इस पे बाबूजी से मार्गदर्शन की जरूरत है कि ये दिशा सही है या गलत है, इस पे बाबूजी प्रकाश डालेंगे। और आज की स्थिति में सबसे अच्छी कहूँ कि एक फ्रीडम मिली है, एक ऐसी फ्रीडम, ना अपनी बात किसी पे ला दो और ना अपना रिमोट कंट्रोल किसी के हाथ में दो। प्रणाम बाबूजी। जी धन्यवाद विष्णु जी। और आप देखिए ये बहुत ये प्रगति है और पॉजिटिव है, माने ये शुभ लक्षण है और धीरे धीरे अपना बेस मजबूत हो रहा है। हर बॉडी का 5 कॉन्शसनेस लेयर हैं, उसका एक धरातल होता है जिसको बोलते हैं भूमि। और तो वो दृढ़ भूमि, सत्व दीर्घकाल निरंतर सत्कारा सविता, उन्होंने कहा कि दृढ़ भूमि बनती है, बेस मजबूत होगा। तो अभ्यास इसी को कहते हैं, जितना ही घुटाते जाएगा मजबूत होते जाएगा, वैसे अपना बेसमेंट मजबूत होते जाएगा। तो जैसे जैसे वो मजबूत होगा तो नशा चढ़ता है। नशा का मतलब उसमें रस आएगा। बालू से तेल निकालने का मतलब है कि उसको और अधिक पेरना है और पेरना है तब तक, क्योंकि बालू से तेल अजूबा लग रहा है ना कि बालू से तेल निकाल रहे हैं। तो इसका मतलब है कि बालू में तेल होगा जरूर, लेकिन बहुत मेहनत मशक्कत से बनेगा। अब समझिए बालू में तेल कैसे होता है, बालू में रस होता है कि वो सारा का सारा ईश्वर चूंकि रसमय है और बालू में भी उसके परमाणु में घुला हुआ है। देखिए सिलिकॉन वैली है अमेरिका में, तो सिलिकॉन वैली माने बालू के पहाड़, और उससे सारे चिप्स बन रहे हैं। अब देखिए पूरा विज्ञान उसी पर चल रहा है। जो भी हम लोग के सीमेंट बनते हैं, चिप्स बनते हैं भीतर में छोटे छोटे, ये सब
वो सारा उसी के ये बन रहा है। तो हम विज्ञान कहीं से भी खोज लेगा, आत्मा हर जगह घुली हुई है। तो ये मतलब होता है कि जैसे जैसे उसको मजबूत आएगा तो सरस बन जाएगा। तो सरस्वती गायत्री का अंतिम स्टेज होता है। देखते होंगे कि उसमें प्रणयन व्याहृतिया भवति, व्याहृतिया गायत्रिया भवति, गायत्रिया सावित्रिया भवति, सावित्रिया सरस्वत्या भवति, सरस्वत्या वेद्या भवति, वेदास के द्वारा लोक बनते हैं और ये बनता है। तो जीवन में सरस्वती माने सरसता तब आएगी जैसे जैसे उसका अभ्यास बढ़ते जाएगा तो सरस होते जाएगा। तो ये ठीक है और पॉजिटिव है, आपके लक्षण दिख रहे हैं। तो जहां दिक्कत आएगी आप बेबाक पूछते रहेंगे। जी धन्यवाद। जी बाबूजी, इसमें कुणाल कुमार जी का प्रश्न है, बाबूजी ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ना लिखना चाहिए या ध्यान करना चाहिए या कोई अन्य काम करने में फायदा है? जरूरी एक साधक के लिए क्या है? इस बिंदु पर मार्गदर्शन करें। जी कुणाल जी नमस्ते। और देखिए मुहूर्त जब शब्द होता है तो मुहूर्त का मतलब है फिक्सेशन ऑफ टाइम, इसी को मुहूर्त कहते हैं। तो टाइमिंग का फिक्सेशन जब बोल दिया है कहीं पर और ऋषियों ने इसको ब्रह्म मुहूर्त कह दिया, यानी ब्रह्म विषय कामों के लिए ये टाइमिंग है, इसको बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त। तो 24 घंटे का रात दिन मिल रहा है तो 3 घंटा ईश्वर ने अपने ने निकाल दिया कि आत्मिकी के बारे में हम अधिक खेती कर लें। उसी को सुबह में 2 घंटा, सूर्योदय से 2 घंटा पहले तक, और सूर्यास्त के बाद 1 घंटा संध्या काल यहाँ बोलते हैं। तो वो रात्रि और दिन का मिलन वहां पर आ रहा है, यहाँ दिन और रात्रि का मिलन आ रहा है। तो मिलन बिंदु पर क्या होता है कि अपने शरीर के सारे मर्म बिंदु बिल्कुल ही फ्री रहते हैं, मौलिक स्टेज में रहते हैं, क्योंकि प्रभार लेने देने का क्रम चलता है। रात्रि अपना प्रभार समेटते रहता है और दूसरे को हैंड ओवर करता है, और दिन वाला भी प्रभार लिए नहीं रहता है, इसलिए उस समय बिल्कुल अफरत मनी रहती, आप बिल्कुल संवेदनशील। ठीक यही लाभ मिलता है जैसे नवरात्रियां आती है, रजस्वला अवकाश कहा गया है नेचर का। तो उस समय यदि हम अपने आप के आत्मिकी वाला प्रकाश लें, एक ऐसे सीजन में बो दिया गया कि उसकी फसल लहलहाएगी। और जब सीजन नहीं था तब धान बोल रहे थे, तो गर्मी के सीजन में धान बोने लगे और इधर बोने लगे उधर वाला खेती, यही पड़ती है। तो ये उस समय अल्फा वेव्स के तेजी से प्रभाव आता है। तो सविता की किरणें अल्फा वेव्स यानी आत्मिकी पर यदि आप अध्ययन करेंगे उस समय तो अधिक लाभ ले पाएंगे। दिन भर भौतिक जगत में काम करना है तो वो भी रहेगा, तो भौतिकी का लाभ लें। अब रह गई बात की जगह, तो उसके पहले मेडिटेशन हमें करना है। और आत्मिकी ऐसा नहीं कि सिर्फ आंख बंद करेंगे तो भीतर ही भीतर है, क्योंकि ईश्वर सर्वव्यापी है। तो हमें मेडिटेशन में दोनों करना पड़ता है कि मन न भागे। इसके लिए काम ये करना है कि जैसे मान लीजिए कि 5 मिनट ध्यान करना है तो 2.5 मिनट हम पहले बाहर वाले के लिए ही कर लें, ताकि मन को भागने का कोई पॉइंट ही ना, पहले ही खूब भगा लें। ड्यूटी जाना है, ये करना है, वहां जाना है, ये करना है, थोड़ा सा उसका भी स्वाद लेना है, ये भी करना है। तो उसको सोच ले कि जहां जाएंगे तो बेहतरीन तरीके से ऐसा स्वाद लेंगे, ऐसा करेंगे कि खुद की क्षति ना हो और उसमें फंसे भी नहीं और बेटर निपट भी ले। तो ये क्या होता है कि मन को एक हल मिलते जाता है, सोल्यूशन बाहर निपटने का। अच्छा, ये सारे कामों के लिए अपने आप को फिर बल चाहिए, शरीर बल चाहिए, प्राण बल चाहिए, मनोबल चाहिए, आत्मबल चाहिए, ब्रह्म बल चाहिए। तो अब भीतर में उसको प्राणिक हीलिंग कर लीजिए अपने आप को। तो दोनों को यदि मेडिटेशन में बांट देंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। मन का भागना भी बंद होगा, क्योंकि भागा भी तो किसी उद्देश्य से भागा है, वहां उसको ठीक करने के लिए बाहर गया है, और भीतर भी आ गया तो अपने एनर्जी लेवल को बढ़ा रहा है, ब्रह्मबल बढ़ा रहा है। तो ये कमाल का ये टेक्निक मिल जाएगा आपको। जी ठीक है, धन्यवाद, आगे बढ़िए। जी, और किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो चैट में डाल सकते हैं। और इसमें जो है हाँ, कोई हैंड भी रेज कर सकते हैं, अगर किन्हीं को कुछ और पूछना है तो हैंड रेज कर सकते हैं। आज हमारे पास पूरा भरपूर टाइम है, तो इसमें जो है अपना हम लोग पूछते जाएं। जी हाँ हाँ, सुरेंद्र जी का प्रश्न है बाबूजी कि पंचकोश साधना की आदर्श दिनचर्या कैसे निर्धारित की जा सकती है?
एक तो कभी क्लास इस पर चले भी होगी, इसको बोलते हैं रहन सहन के सिद्धांत। देखिए, दो तरह के हमारे जीवन शैली होती है, एक बोलते हैं रचनात्मक जीवन शैली, दूसरे को आध्यात्मिक जीवन शैली। तो ये आध्यात्मिक जीवन शैली में इसको लेंगे। अच्छा, दूसरी बात है कि ये डोमिनेंट रहेगा, जहां पंचकोश शब्द आ गया इसका मतलब है कि कॉन्शसनेस डोमिनेंट है बस। और दूसरी बात के या तो अभी हम रिसर्च कर रहे होते हैं, आप पढ़ रहे हैं, पीएचडी का अपने रनिंग स्टूडेंट्स हैं, और साथ ही साथ में किसी को ड्यूटी जाना है, ये जाना है, इसका मतलब है कि उसको रचनात्मक जीवन शैली और आध्यात्मिक जीवन शैली दोनों का कॉम्बिनेशन सीखना होगा। तो अभी उसकी जिम्मेदारियों से, उत्तरदायित्वों से मुक्त नहीं हो पाया है, तो विस्तार उधर जाना है तो हमें दोनों को मिला जुला रखना पड़ेगा अपने रूटीन को। अब देखिए इसमें रूटीन में क्या जरूरी होता है। तो सुबह में उठते ही जैसे ही जगह तो फेस वॉश बहुत जरूरी है, क्योंकि आंखें अभी सब भारी भारी रहती है, लाइट नहीं सह पाएगी, वो तो सीधे गए जा करके फेस वॉश करे, वॉशरूम जा करके ये प्राइमरी वाला अपना सॉल्यूशन निकाल लिया, यूरिनरी ब्लैडर को खाली कर लिया, फेस वॉश कर लिया। तो जैसे ही पानी छींटा लगाएंगे तो चेहरा पर तुरंत प्राण आ जाता है, तुरंत 1 सेकंड भी नहीं लगता है प्राण आने में, और आंखें खुल भी जाएगी। फिर लाइट को देखेंगे तो आंखें चौंधी आएंगी नहीं, और चेहरे पर चमक भी बढ़ती है। पहला वाला बहुत आसानी से पकड़ता है, पहला प्राण एक ऑब्जर्व कर लेता है। तो अब रह गई बात में, फिर पानी ले लिए, गुनगुना शरीर को चाहिए तो कुछ हल्का सा मॉडरेट कर लिया, और सिप सिप करके पानी भी पीते रहें, और या तो थोड़ा सा मंत्र लेखन कर लें या फिर जाकर के स्टडी शुरू कर दें। तो कुछ ना कुछ आत्मिकी वाला, गीता पढ़े या उपनिषद पढ़े, उपनिषद ही नहीं आत्मिकी है, तो वैसे पढ़ें तो थोड़ा सा भी पढ़ा हुआ एक ही श्लोक पढ़े, ऐसा नहीं कि पूरा बुक पढ़ लें, एक ही पढ़ें, या यदि समझ में नहीं आ गया तो बगल वाला पढ़ लें, कि अपने मन लायक एक पढ़ लेना, उसमें ये देखना है कि ये हमको हृदय को छू रहा है, बस उसको पढ़ा जाए, और बार बार उसी पर सोच करके आज का खुराक हो गया। एक ही किरण बहुत काफी होता है आगे बढ़ने के लिए, और लगेगा कि दिन भर आज कुछ नया मिल गया है, और वो मेडिटेशन में काम आएगा। जब नहा वगैरह करके और जब योगा करने लगेंगे तो उस दिन के मेडिटेशन में वो वाला स्टडी काम आ जाएगा। तो हर दिन मन एक जगह मांगता है, नहीं तो कल ही के विचारों में दौड़ना पसंद नहीं करता है, कि वही स्वाद, वही देर, वही दायरे, तो अब उसको घुटन होती है। इसलिए हर दिन स्टडी चाहिए और हर दिन समीक्षा चाहिए, हर दिन उसको नया फील्ड दीजिए, तो इतना खुश रहेगा और पुश होते जाएगा, वो मजबूत होगा, मनोबल बढ़ते जाता है, ज्ञान बढ़ते जाती है, जानकारियां बढ़ेगी। और जब वो बन गया ये राह में, तो मान लीजिए कि आप जिससे मान लीजिए कि पानी भी पी रहे हैं सिप सिप करके, घर का कुछ काम भी छोड़ दिए। कोशिश तो ये हो महिलाओं के लिए घर के जो है कि रात्रि को ही जो बर्तन है जूठे वाले धो करके रख देता है, कि सुबह में ये वाला काम ना करना पड़े। आधा काम तो निपट चुका है, सुबह में जगे तो थोड़ा सा झाड़ू बुहारी के काम है तो सिप सिप पानी भी ले लिया और वो भी कर लिए जो जिनका ड्यूटी है। तो थोड़ा होता है क्या कि बॉडी थोड़ा सा गर्म हो गया, और जब बॉडी की नीड हुई तब जाए बाथरूम में, कि अब शरीर की अब नीड हो गई है कि उसको क्लीन करना है, बाथरूम में जाए, अपना स्वच्छता सफाई, कपड़ों का भी, तो साथ में परिकर का भी, खास करके वो कपड़े जो कि शरीर को छूते रहते हैं उनको प्रतिदिन हमें क्लीन करना है, और साथ ही शरीर को भी, हर एक रोम को। देखिए हर काम अध्यात्म है, बस शरीर को नहा रहे हैं तो ये मानकर नहीं कि बड़ा सुंदर लगेंगे और कल बढ़िया लगेंगे और जा करके बिना माने मतलब का कहीं पर हंसते रहेंगे, फोकस करेंगे। ये ड्यूटी था कि आज हमने इस बॉडी को जो वाहन मिला हुआ ईश्वर ने दिया है उसको बढ़िया से क्लीन किया कि नहीं, मन लगाकर। अब पानी ही डाल रहे हैं, और यदि आप कर्मकांड भी करते हैं और वेद मंत्र भी पढ़ते हैं, ओ मापो हिस्सा मो भुवत तान ऊर्जा, हे वरुण देव आपके भीतर में जो ऊर्जा है वो हमको दें, वह रणा है, संसार को हमारा एंगल ऑफ विजन इतना रमणीय हो जाए कि कालो, ये सब उसमें प्राण में भरा हुआ है। तो वो एप्लीकेशंस करते रहे, जो भी लाइफ में पढ़ा है उसको हम हर क्षण में एप्लीकेशंस करने का सोचें, तो उसकी पोटेंसी बढ़ जाती। याद नहीं आया तो कोई बात नहीं, जहां याद आ गया उसको टच करना। भगवान नहीं है या एटॉमिक का कि ठीक है टाइम पैंग तोड़ दे रहा है तो ऐसा करो, उसको हम थोड़ा सा उसमें एटॉमिक टच दे दो तो उसकी पावर बढ़ जाती है। पॉलिशिंग उसका पॉइंटेड थोड़ा सा करना, तो ये काम बन जाता है। तो हर काम को योगा बना लीजिए, हर काम को यज्ञ बना लीजिए, बस
जब भोजन कर रहे हैं तो आपका डाइटरी वाला बारे में सोच ले कि आज क्या बनाना है, कल क्या बनाना है, और क्या है मार्केट में, क्या सस्ता मिल रहा है, क्या सीजनल है, हर जगह आपको रूटीन में होना चाहिए। और ये इसको कहते हैं समझदारी। तो हर काम जब समझदारी से होने लगेगा तो विज्ञान में कोश यूं ही बिना मेहनत के ही विज्ञान में कोश विकसित हो जाता है, और उसमें उलझता भी कभी नहीं है, मन भी प्रसन्न रहता है। तो प्रैक्टिकल लाइफ से जल्दी मिलता है, बशर्ते कि एक जगह बैठ करके ध्यान मेडिटेशन केवल कर रहे हैं और उसका एप्लीकेशन ही नहीं हो रहा है। लेकिन कोई आदमी क्रिएटिव योगा कर रहा हो तो वो आ जाएगी कल की तस्मात् सर्वेषु कालेषु उलघः माम अनुस्मरन् युध्यश्च। कहा कि किसी भी काल में, हर काल में तुम आत्मिकी कटश देते चलो हर चीज में, तो फंसने नहीं देगा, थकावट नहीं होने देगा, चेयरफुलनेस बनाए रखता है और आपको हर काम को ही शानदार बना देगा। जी धन्यवाद, आप समझदार हैं और अपने से ही बना लेंगे। जी बाबूजी तो हाँ, ढेर सारे प्रश्न आने लगे। ठीक है, लास्ट समय में अधिक बारिश होती है। जी तो इसमें विक्की जी का प्रश्न है कि बाबूजी निस्वार्थ प्रेम के आधारभूत लक्षण क्या है? हाँ, निस्वार्थ प्रेम में आधारभूत भीतर से एक पुलकन आती है, भीतर वाला एक पता नहीं एक शांति जैसा फुहार देता है कि मन एक राहत फील करता है। और जहां भी आसक्त प्रेम में एक बात बनती है ना कि जहां भी वो मन लायक थोड़ा सा भी ना किया तो उसमें आपको असहजता फील होने लगती है, और मन लायक काम न भी किया तो आपको ये प्रसन्नता होगी कि वो अपने मन लायक कर रहा है, तो उसकी खुशी में अपनी खुशी आपको दिखाई पड़ने लगे कि बेचारा राहत फील कर रहा है। जब घर में बच्चे जो होते हैं अभी के, तो बेचारे रात्रि तक देर तक पढ़ने को उनकी आदत होती है। अब हम लोग के रूटीन वाला नहीं, उनका ब्रह्म मुहूर्त की भी परिभाषा बदलनी पड़ेगी। सब सिस्टम, गुरुदेव ने एक अच्छी बात कही है, लगा उनका कि जब ही जगह तभी ब्रह्म मुहूर्त है। अब देखिए कितने विराट स्तर के उद्योगी थे, हर क्षण में ईश्वर को फील कर लिए। बेचारा रात को 12 बजे तक पढ़ा लिखा, दिन भर इधर उधर के नाजी में रह गया था, तो उसको 7 घंटा मिलना चाहिए और मिला जगह। लेकिन जब भी जगह अपने रूटीन में लग जाए, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को याद करे कि हमको इतना विषय में ये करना है, ये सब्जेक्ट कमजोर पड़ा है, और क्या रूटीन हो वो उसका खुद का सेटिंग होना चाहिए। तो वो उसके आधार पर अपने आप को, तो कि कॉन्शियसनेस हमेशा एक शांत हरि व्यापक सर्वत्र समान है। ऐसा नहीं कि ब्रह्म मुहूर्त में अधिक है, अन्य मुहूर्त में कम है। तो प्राइमरी स्टेज के लोगों के लिए, क्योंकि एक गांठ बनाकर जीते रहते हैं, एक सिस्टम में जीते रहते हैं, तो सिस्टम में जीने वालों को सिस्टम से ही धीरे धीरे करके उसको सिस्टम से फ्री करना होता है कि कहाँ पर उसकी गैर फंसी है, वहां जाना, उसके बाद दोस्त बनना, उसको दोस्ती से धीरे धीरे अब उसको लेकिन फ्री करना पड़ेगा। नहीं तो जाकर विज्ञान में कुछ इतना भारी गांठ बन जाता है, सतोगुणी का माइनिया, रजोगुणी का माइनिया, तमोगुणी का माइनिया डिजीज बने रहता है, और वो बहुत ही उसको फोड़ने में फिर दिक्कत आती है। सात्विक गांठ तो सबसे खतरनाक होता है, सबसे अधिक परेशान करता है जो सात्विक गांठ होते हैं, और वो ये धीरे धीरे ऐसे बन जाता है। तो हमें इसको शुरू से ही उसको बनाए रखेंगे लिबरल, तो बच्चे भी प्रसन्न रहेंगे और हर पीढ़ी का इसमें गुंजाइश होगा। बशर्ते कि अपनी ड्यूटीफुलनेस याद रहे, बस गॉडलीनेस ड्यूटीफुलनेस, गॉडलीनेस ड्यूटीफुलनेस। हमारी ड्यूटी क्या है, वो अपने समय पर अपने रूटीन से उसको हम पूरा कर लें, जब भी टाइम मिला उसको हम पूरा कर लें, तो सभी की गुंजाइश भी हो जाएगी, ये बना रहेगा। जी ठीक है, तो इस तरीके से अपना को सेट कर सकते हैं। पता नहीं विषयांतर हो गए थे कि कहाँ, देखिए तो क्या पूछा जा रहा था। साधु लोग भुलक्कड़ी होता है ना, तो भुलक्कड़ी में एक मजा है। जी ठीक है, पूछिए। जी बाबूजी, इसमें आगे इसमें ये था कि विपिन जी ने प्रश्न पूछा है कि जैसा कि चंद्रवेदी प्राणायाम द्वारा चेतना को बढ़ाया जा सकता है, कृपया इसके द्वारा होने वाले विभिन्न लाभों के विषय में बताएं। देखिए देखिए विपिन जी, चंद्रभेदी प्राणायाम में होता है क्या कि लेफ्ट टू राइट है उसका सिस्टम, लेफ्ट टू राइट। लेकिन जैसे ही ऊपर में आप देखेंगे वो क्या बोलते हैं कि ऊपर में तो ये क्रॉस कर जाता है। लिम्बिक सिस्टम में भी क्रॉसिंग सिस्टम का आप देखेंगे वहां पर है, और वो ये जो प्लेट है दोनों तरफ के बीच में बैंड वाला जो जोड़ने वाला, उसका नाम विस्मरण में आ रहा है, तो वो आपको कॉर्पस कैलोजम वाला जो लेयर है एरिया वाला, तो वो दोनों को जोड़े रहता है। तो जैसे ही बाएं से लेते हैं और इधर छोड़ते हैं तो दो डबल काम कर रहा है। केवल बाएं से बाएं ले रहे थे तो एमिगडाला वाला पार्ट्स को अधिक इफेक्ट डल रहा था,
लेकिन जब बाएं से दाएं कर रहे होते हैं तो उस समय क्या होता है कि थैलेमस वाले पार्ट्स को भी लाभ, अब थैलेमस का जुड़ा हुआ है कॉर्टिकल रीजन से, देखते हैं वहां पर वो जहां पर आपका मिड ब्रेन खत्म हो रहा है, एक तरीके से डंठल खत्म हो रहा है रीढ़ के वाला, उसके बाद ऊपर पड़ा हुआ है थैलेमस वाला रीढ़। इसका मतलब है कि हाइपो वाला नीचे से जुड़ा हुआ है, लिम्बिक सिस्टम का हिस्सा बनता है, लेकिन वो छतरी की तरफ, और वहां से शुरू हो जाता है कॉर्टिकल थैलेमल न्यूक्लियाई वाला काम शुरू हो जाता है। वहां पर आनंदमय कोश की यात्रा वहां से शुरू होती है। तो एक वाला लेयर इसमें बन जाता है कि हम वो अपने आप के क्रम को तो ये बनाए रखेंगे। तो यहाँ पर आप मेडिटेशन करते हो तो ये अच्छी बात है, और ब्रेन को शांति और संतुलन में मदद मिलता है। तो इसमें विपिन जी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो उसमें और पूछे तो विपिन जी का इसमें क्या आ रहा है, कहाँ पर उसमें एक होता है ना ट्रिल क्वेश्चन जुड़ा रहता है उसमें। जी तो इधर वाला देखिए एक और बात आ गई, जैसे कि सूर्य भेदन प्राणायाम में ले तो रहे बाएं से, लेकिन आपका क्लियर हो रहा है दाएं वाले छोड़ रहे हैं, तो राइट पैराइटल लोब्स, खास करके जो सेंसरी कॉर्टेक्स है उसके पीछे वाला ये पैराइटल लोब्स शुरू हो जाते हैं, जिससे यहाँ पर आप पाएंगे कि यहाँ वाला खोपड़ी है सामने फ्रंटल, और दो पैराइटल्स बन रहे हैं और पीछे ऑक्सीपिटल बन रहा है। तो जो पैराइटल लोब्स हैं इसमें क्या होता है कि राइट वाला आध्यात्मिक है और इधर वाला वैज्ञानिक है, लेफ्ट वाला, तो वो इधर वाला कूल करता है, इसलिए ये प्रभाव बन जाता है। और किसी भी चीज पर यदि कॉन्शसनेस डोमिनेंट हो तो पदार्थ आपको भारी नहीं पड़ेगा, इसलिए हर चीज को आप शांति पूर्वक निपटा सकेंगे, ऑफिशियल काम बढ़िया करेंगे। लेकिन फील्ड वाले काम में जब जाएंगे तब वहां पर ये फेल हो सकता है, इसलिए उसको ये वाला बैलेंस भी रखना पड़ेगा। पता नहीं कब ड्यूटी पड़ जाए, युद्ध भूमि में जाना पड़ जाए, कब ऑफिस में ड्यूटी मिल गया, कब बाहर मिल गया, और फील्ड में जब जाएंगे तो वो वाला नॉलेज होना चाहिए, विज्ञान वाला सब की क्या है, कैसे कर रहे हैं। जहां पर कोई मैकेनिक वो बढ़ गया और आप एक्सपर्ट हैं तो आपको नीचे लेट करके जा करके बना करके दिखानी पड़ती है, तो उसका वाला भी पक्ष मत लेता है कि फील्ड ड्यूटी में है कि ऑफिशियल ड्यूटी में। कंप्यूटर पर बैठकर काम कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पर ये वाला माइंड अधिक काम करेगा डोमिनेंट, और साथ ही साथ में इसके नॉलेज पर भी है, लेकिन कमांडिंग यानी कि बीटा रेडिएशन बढ़िया से निकाल लेता है, और अल्फा बीटा का इतना बढ़िया संगम होने लगता है कि वो धीरे धीरे फास्ट वर्क भी करने लगेगा, फील्ड में भी बढ़िया काम कर लेगा। जी धन्यवाद। जी बाबूजी, आगे पीताम्बर जी का प्रश्न है, साधना कर्म में कुछ अपने अनुभवों के बारे में चला हूँ, मैं अखंडानंद की प्राप्त करने में लग रहा हूँ, अपने ही जंजीरों से बंधा हुआ हूँ, वासना तृष्णा अहंता इच्छा आक्रोश, मूलाधार से ऊपर नहीं उठ पा रहा। जब भी मूल बंध वज्रोली क्रिया करता हूँ तब नाइटफॉल से लहूलुहान हो जाता हूँ। इसके लिए सात्विक भोजन ले रहा हूँ, रेगुलर जाप करता हूँ, तामसिक विचार को सात्विक विचार से काटता हूँ, लेकिन फिर भी अनकॉन्शियस माइंड में पकड़ नहीं है। जी धन्यवाद। देखिए ऊपर वाले लेयर को हमें पहले जगाना पड़ता है, यदि नीचे से मूलाधार से ऊपर उठानी है तो आज्ञा चक्र को पहले जगाना होता है। इसका मतलब है कि ज्ञान ही ये ऊर्जा को बदलेगा। ऊर्जा का रूपांतरण के लिए किसी चीज को रूपांतरण करना है तो उसमें ज्ञान की भूमिका रहती है। जो बीज का स्खलन होता है वो ज्ञान का ये है, प्राण का फ्लो निम्नगामी है तभी होता है, नहीं तो जितना इतना अधिक शरीर में बीज की खपत है कि उतना पैदा नहीं कर पाता। लेकिन चूंकि हम उसको खपत नहीं कर पाते हैं ज्ञान में, नॉलेज में, क्रिएटिविटी में, तो वो जाकर के भारी पड़ जाता है। तो फिर एक चम्मच भी बीज लगेगा कि तोड़ फाड़ मचा रहा है, कहाँ जल्दी फेंका है, तो वो डाउन फ्लो बनता है। तो उस हालत में क्या होता है कि हम स्टडी को, मनन चिंतन को, क्रिएटिविटी को बढ़ा दें तो प्रतिदिन का जो हमारा सेक्स है उधर रूपांतरित होते जाएगा। तो सभी लोग क्रिएटिव रहे हैं तो उनका खपत हो जाया करता था इस क्रम में। तो सबसे बढ़िया तरीका है काम वासना के रूपांतरण का। दूसरी बात है कि जो जब भी स्खलित बीज होता है, इस पर हम चर्चाएं करेंगे विज्ञान में, कोर्स के भी जो सेकेंड हाफ है कुंडलिनी जागरण के क्रम में सारी बातें आएगी, तो उस क्रम में अधिक चर्चा हो जाएगी। लेकिन आप लगे रहे स्टडी पर, स्वाध्याय और रचनात्मक एप्लीकेशन में पर ध्यान देते रहेंगे तो यूं ही है, एज फैक्टर के अनुसार भी प्रोडक्शन अधिक होता है। तो इसलिए विद्यार्थियों को पहले लोग बताते थे
बुजुर्ग लोग एक दोहा बनाए थे कि अल्पाहारी स्मृता है, उसमें कि अल्पाहारी गृही त्यागी 5 लक्षणों में था, काक चेष्टा बको ध्यानम, और इसमें तो और उसमें अल्पाहार भी था। इसका मतलब कि उतना ही डाइट लो जितना कि बीज एक्स्ट्रा उत्पादन ना हो, उतना बीज उत्पादन करो जितना का स्टडी वगैरह में जा जाए, तो बल विद्या संस्कारों खपत में अधिक प्रोडक्शन, खपत कम, तो वही जाकर माथा पर भार पड़ेगा, कहीं न कहीं पर विस्फोट करता है। तो संतुलन बिठा करके चलते थे। अच्छा, दूसरी बात है कि शीर्षासन यदि आप करते हैं जोड़ में अपने योगा में, केवल बजरंगी काम इसमें नहीं करेगा, वो तो है कि आप थोड़ा स्तंभन शक्ति बढ़ेगी, लेकिन जब शीर्षासन करते हैं तो बीज का फ्लो बिना मेहनत का सहस्रार में जाता है, बिना मेहनत का जाएगा, और उस समय चिंतन की दिशा भी बदलती जाएगी, प्राण का फ्लो जाता है। तो ये सब क्रम है। तो सर्वांगासन मेंटल वाला एरिया में प्राण ले जाएगा, शीर्षासन जो बोलते हैं, तो इस तरीके से एक आधा उसमें जोड़ लिया करिए, तो बढ़िया से हो जाएगा रूपांतरण। और स्टडी स्वाध्याय पर थोड़ा ध्यान दें तो सुविधा बढ़ जाएगी। जी धन्यवाद। जी बाबूजी, आगे सुमन कुमारी जी का प्रश्न है कि हाउ टू डिफरेंशिएट दिस इज आवर प्रीवियस संस्कार फल और दिस बर्थ कर्म फल। तो इनका कहना है कि मतलब इसको किस तरीके से हम डिफरेंशिएट करें कि ये पुराने संस्कार का फल है या फिर जन्म से जो हमारा कर्म, जो जन्मजात हमारा कर्म फल है, तो इन दोनों को कैसे डिफरेंशिएट करें? देखिए, जो एक्सीडेंट आते हैं वो प्रारब्ध के रूप में आते हैं, पिछले जन्मों के अपने रहते हैं, तो सडन आते हैं, सडन, क्योंकि वो पका हुआ ही केवल भोगने के लिए मिला है। तो पका हुआ चीज है, तो आज चल पड़ा है तो गिरा है तो अपने आप पर ही समय पर गिर ही जाएगा, पता नहीं चल पाता है कि कब गिरेगा, क्या होगा, क्योंकि हम भूल चुके हैं उस क्रिया की प्रतिक्रिया कब पका है, किस स्पीड से आ रहा है। एक्सीडेंटल होता है, तो वो क्रम में अपना काम है क्रिएटिव वाला कि अभी हम किस तरीके से वर्तमान को जी लें, तो वो समझदारी पूर्वक हम जीते जाएंगे, पीसफुल माइंड से उसको निपटाते जाएंगे और प्रसन्न मुद्रा से, तो ये चलती रहेगी। और इस जन्म का संस्कार है, ये कैसे पता चलता है? इस जन्म में हमने पढ़ा, नौकरी मिल गई, बैंकिंग पढ़े, इम्तहान दिए, बैंक में नौकरी मिल गई, इसका मतलब है इस जन्म का फल है। अब ये रहता है कि हम बिना पढ़े लिखे कहीं मिल गया, कहीं से अनपढ़ थे, अचानक आकर मिल गया, बैठा दिया, राजा बना दिया, तो ये लगता है कि हमारे प्रारब्ध में कहीं ना कहीं पर ऐसा हुआ था कि वो नहीं मिल पाया था, और नहीं मिल पाता था, किसी ने कारण से एड हॉक बना करके रख दिया, और उतने समय फिर जाकर पुण्य जैसे ही छिड़ेगा, छीड़ होगा, उसको फिर जाकर के परिचित कर दिया जाता है। तो वो सडन मिलता है, जिसमें कोई गणित काम ना करे, इसको मान लिया जाता है कि हमारे अवचेतन में दबे पड़े थे। एक और बात, जिस मान ली कि हमने पढ़ लिख लिया और लगता है कि पढ़ते समय लगता है कि हमको अब पूरा काम शक्ति का नियंत्रण हो गया है, कितना हम तो हमारे से बढ़िया कौन तो साधु नहीं होगा, संत महात्मा बन गए। अब जैसी परिस्थितियां आती है, जब वैसा वो एटमोस्फियर जहां वैसा आता है वायुमंडल, तब अपने अवचेतन मन में दबा पड़ा जो संस्कार छलांग लगा के बाहर आ जाए, सारा जो ज्ञान है पढ़ा बचपन से, ये जागृत मन, कॉन्शियस माइंड, वो सब पहाड़ की तरह गल जाता है और वो छलांग लगा के आ जाएगा। तो वो तरंगे बहुत ताकतवर होती है, वो प्राण को जबरन ले जाता है भीतर में। देखते हैं ना, कहाँ भी क्रोध आ जाता है तो आपके हार्ट बीट और सब पर कमांड लेता है, अपने सिस्टम से बाहर हो जाता है। तो वो अवचेतन मन ही इधर कारण अचेतन का है, उसी को कारण कह दिया गया है कहीं कहीं पर अपने बॉडी के भीतर में, उस पर अपना कमांड नहीं है। तो वो संस्कार परिस्थितियों के आधार पर आते हैं, देखा तो फिर भी अपना ज्ञान वाला जैसे पिक्चर होते जाएगा, परिस्थिति बस आएगा, लेकिन उसको आप समझा लेंगे, बुझा लेंगे और धीरे धीरे उसको आप निपटाने की सुविधा मिलेगी। तो कभी भी हतोत्साह नहीं होना चाहिए। एक बार फेल हो गए, 2 बार हो गए, तीसरे बॉल पर भी आउट हो गए, 6वां बार आ गए तो भी हिम्मत मत हारिए, 7वां बॉल आपका है, बस उसको चौका छक्का मारेंगे ही आप। तो इस तरीके से हमेशा पॉजिटिव रहिए, कुछ ना कुछ अनुभव बढ़ाता है, हर घटना मजबूत करता है साधक को, अगली बार में जरूर उससे अधिक संभल रहेगा और काम करेगा। तो ओके, और शांति पाठ। जी बाबूजी, आप शांति पाठ कर दीजिए। शांति ही शांति ही शांति ही। समाप्ति। प्रणाम। कल मिलते हैं वेदांत दर्शन में।